अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू फिनकलाब एकेडमी। आज हम बेसिकली बात करेंगे किसी एक पर्टिकुलर कंपनी के ऊपर। सागर इंजीनियरिंग वो एक साल पहले रफली कोई 50 रुपए का शेयर हुआ करता था, अभी 1000-1200 तक गया था, अभी वापस नीचे आ गया 950 रुपए। तो जब वो करेक्शन आती है तो यूजुअली थोड़ा सा लोगों का ना ब्लड प्रेशर जो होता है वो ऊपर नीचे होना शुरू हो जाता है। तो फिर वो लोगों के हमें काफी रिक्वेस्ट आ रही थी, मुझे भी पर्सनल मैसेजेस आ रहे थे और लोग पूछ रहे थे कि जी इसमें क्या व्यू है। सो इंस्टेड ऑफ जस्ट शेयरिंग आवर ओपिनियन, वी बिलीव इन फाइनेंशियल एम्पावरमेंट। आप खुद फैसला करें, खुद चीजों को सोचें, यू मेक योर decisions and our job is to enable you and support you make that decision। हम आपको एक्सप्लेन करेंगे वो किस तरह का प्रोसेस होता है, किस तरह से नंबर्स को क्रंच किया जाता है। अजम्पशंस आप लोग खुद उसके अंदर इनपुट करें बेस्ड ऑन योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द सेक्टर, बेस्ड ऑन योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ थिंग्स। आप चीज़ों को सोचें, उसके अंदर नंबर्स इनपुट करें, प्ले अराउंड करें एंड देन यू कम अप विद अ बेसिकली वैल्यू फॉर योर सेल्फ। वी विल ट्राई टू बेसिकली मेक अ स्मॉल एक फाइनेंशियल मॉडल बनाने की कोशिश करेंगे इंस्टेड ऑफ अ वेरी डिटेल्ड वन। डिटेल कोई बनाने की जरूरत नहीं होती है, जैसे मैंने पहले भी एक दो मरतबा लिंक्डइन पे इस तरह के आर्टिकल्स लिखे हैं कि डायरेक्शन ज्यादा मैटर करती है, बड़ा ट्रेंड ज्यादा मैटर करता है इंस्टेड ऑफ माइनर एक्यूरेसी के। सो ईपीएस 150.25 के बजाय 155 आ जाए तो वो इतना बड़ा मैटर नहीं करता। हाँ, ये मैटर करता है कि 150 की रेंज में आ रही है या 250 की रेंज में आ रही है। दिस इज व्हाट यू नीड टू डिटरमिन इन द बिगर पिक्चर। सो लेट्स डाइव इन, लेट्स स्टार्ट आवर प्रोसेस फॉर टुडे। अब हम स्टार्ट करते हैं यहाँ पे कि किस तरह से इसकी प्रोजेक्शंस बनाई जाती हैं और उनकी बेसिस के ऊपर आप लोग किस तरह से उसके डिफरेंट सिनेरियोज क्रिएट करके उसको असेस कर सकते हैं कि क्या आउटलुक है उस पर्टिकुलर कंपनी की और उस स्टॉक की, एंड इन द एंड हम थोड़ा सा वैल्यूएशन को भी एक्सप्लोर कर लेंगे। सो ये कुछ डेटा है जो कंपनी का आपको नजर आ रहा होगा। ये मैंने पहले से डाउनलोड करके अपने पास और टाइप करके मैंने रख लिया था। ये सारा ढूंढना कोई मुश्किल है सच काम नहीं। हाँ, थोड़ी सी ये ख्वारी जरूर होती है कि आपको टाइप करना पड़ता है। सो फॉर एग्जाम्पल यू गो हियर एंड इफ यू जस्ट टाइप साजगार इन्वेस्टर रिलेशंस, क्योंकि हम साजगार इंजीनियरिंग पे बात कर रहे हैं आज के दिन। यहाँ पर जैसे मैं मेन इस वक्त रिपोर्ट्स वाले सेक्शन में जा रहा हूँ। ये जी खुल गया। सो ये एनुअल रिपोर्ट्स आपको नजर आ रही हैं यहाँ पे 2023, 2022, 21 एंड ऑल द वे बैक टू 2009। ये एनुअल रिपोर्ट्स हैं जो कि इसका ईयर एंड बेसिकली जून एंड होता है। तो इसका जो फिस्कल ईयर होता है वो जुलाई टू जून होता है। तो 2023 का मतलब ये है कि जुलाई 22 से लेके जून 2023 तक का जो आपका पीरियड है ये वो वाली रिपोर्ट है। और इसी तरह से जब आप हाफ ईयरली बात करते हैं तो हाफ ईयर इसका दिसंबर में होता है, क्योंकि जुलाई से शुरू होता है तो 6 महीने दिसंबर में कंप्लीट होते हैं। तो दिसंबर के अंदर इसका हाफ ईयर कंप्लीट हो जाता है। एंड देन यू हैव क्वार्टरली रिपोर्ट जो कि टेक्निकली 2 क्वार्टर्स होते हैं आपके, मार्च एंड देन सितंबर। तो वो रिपोर्ट्स भी आपको यहाँ पे नजर आ रही है। यू कैन डाउनलोड दीज रिपोर्ट्स फॉर एग्जाम्पल। जब तक हम वापस आते हैं ये लोड हो रही है। तो ये इनकम स्टेटमेंट्स हमने इस तरह से नंबर्स डाल लिए हैं। ये जनरली ये फॉर्मेट होता है नेट सेल्स, बेसिकली कंपनी कितना माल बेच रही है, कॉस्ट ऑफ सेल्स, उसको बेसिकली सेल्स से डायरेक्टली रिलेटेड जो कॉस्ट होती है, रॉ मटेरियल्स हो जाता है, फैक्ट्री के खर्चे, रेंट, सैलरियाँ वगैरह वगैरह यहाँ पे आ जाते हैं। देन यू हैव ग्रॉस प्रॉफिट, यू हैव सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस, जिसके अंदर आपका मार्केटिंग एक्सपेंस आ जाता है, डिस्ट्रीब्यूशन, गाड़ियों के इधर आप जो भेजने के लिए खर्चे आते हैं वो आ जाते हैं। देन एडमिन, हेड ऑफिस रिलेटेड आपके खर्चे आ जाते हैं। देन यू अराइव एट ऑपरेटिंग प्रॉफिट। फाइनेंशियल चार्जेस, इसमें जनरली 2 तरह के आपके एक्सपेंसेस होते हैं। एक जो आपने बैंक लोन लिया हुआ होता है उसके ऊपर जो फाइनेंस कॉस्ट आप इनकर करते हैं वो आती है, एंड दूसरी जो आप एलसी रिलेटेड दूसरे बैंक चार्जेस, क्योंकि ये जो सादगार है सिंस दे इंपोर्ट सी की टिकट्स फॉर देयर हवल एंड एवरीथिंग, तो वो यहाँ पे उसके एलसी रिलेटेड चार्जेस वगैरह भी रिपोर्ट हो रहे होते हैं। देन यू हैव अदर इनकम, जिसमें आमतौर पे दूसरे जो नॉन ऑपरेशन रिलेटेड इनकम होती है, जैसे फॉर एग्जाम्पल सादगार के केस में जो ये नंबर ज्यादा बढ़ रहा है, ये इसकी बैलेंस शीट के ऊपर जो कैश आपको नजर आ रहा है उसके ऊपर बेसिकली वो इंटरेस्ट इनकम अर्न करते हैं, उसको वो इन्वेस्ट करते हैं, तो वहां से जो वो एक प्रॉफिट आता है वो रिपोर्ट होता है। अदर चार्जेस, ये अदर चार्जेस बेसिकली वर्कर्स प्रॉफिट पार्टिसिपेशन फंड और वर्कर्स वेलफेयर फंड होता है, जो कि एक तरह का टैक्स होता है जो कि आपको देना पड़ता है ऑन प्रॉफिट बिफोर टैक्स के ऊपर। देन यू हैव टैक्स, जो कॉर्पोरेट टैक्सेशन होता है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। तो ये इसका स्ट्रक्चर होता है। एंड देन वी हैव बैलेंस शीट। बैलेंस शीट आपको ये बता रही होती है कि जी एक पर्टिकुलर पॉइंट इन टाइम उस कंपनी के पास क्या एसेट्स हैं और उसकी क्या लायबिलिटीज हैं। तो इस तरह से आपको नजर आ रहा है कैश, ट्रेड डेट्स बेसिकली अकाउंट्स, ये रिसीवेबल्स होते हैं जो आपने ड्यू होते हैं कहीं से आपको मिलने हैं। स्टॉक एंड ट्रेड इज बेसिकली इन्वेंट्री, स्टोर्स एंड स्पेयर्स, अदर करंट एसेट्स, प्रॉपर्टी प्लांट, ये आपके टोटल एसेट्स आ गए इस तरीके से। ये आपकी लायबिलिटीज हैं। ट्रेड एंड पेबल्स, जिसमें जनरली आपके जो सप्लायर्स होते हैं उनके पेबल्स होते हैं, बट यहाँ पे जो आपको बड़ा नंबर नजर आएगा उसमें सप्लायर्स के साथ साथ आपको जो एक बड़ा नंबर है वो आपके जो कस्टमर्स की डाउन पेमेंट्स आती हैं गाड़ियों के लिए, वो यहाँ पे रिपोर्ट हो रहा होता है। देन ये शॉर्ट टर्म डेट, करंट पोर्शन, लॉन्ग टर्म डेट एंड लॉन्ग टर्म डेट, ये सब कर आके टोटल लायबिलिटीज, एंड देन दिस इज टोटल इक्विटी। तो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ योर बैलेंस शीट। वापस जाकर देखते हैं कि शायद वो लोड हो गई, एंड यस लोड हो गई है। तो ये हम जैसे यहाँ पे नीचे जाते जाते हैं ये आ गई डायरेक्टर रिपोर्ट।
इसको आपने हर मर्तबा ज़रूर पढ़ना है। जिस भी कंपनी में आप इन्वेस्ट करने जा रहे हैं, दिस इज़ अ मस्ट डू फॉर यू। कंपनी इसमें डिटेल्स प्रोवाइड करती है कि जी इसमें उन्होंने क्या किया है, इस पीरियड में क्या हुआ, क्या नहीं हुआ, क्या मेजर डेवलपमेंट्स हैं एंड आगे उनके क्या प्लान्स हैं, किस तरह की उनको चीज़ें नज़र आ रही हैं, तो वो इस तरह की चीज़ें यहाँ पे रिपोर्ट होती हैं। ये बैलेंस शीट हो गई। यहाँ से वो जो मैं आपको बता रहा था, आप नंबर्स आपको मिल सकते हैं। अच्छा, जनरली स्टैंडर्ड होता है कंपनीज का, बट कुछ कंपनीज, कुछ हेड्स डिफरेंट तरह से रिपोर्ट करती हैं, तो वो प्लस माइनस आप थोड़ा बहुत कर सकते हैं। ये इनकम स्टेटमेंट हो गई, ये भी आपको यहाँ पे नज़र आ रही है। यहाँ से आप बेसिकली जो मैं आप लोगों से बात कर रहा था कि ये नंबर्स आप लोग यहाँ से देख के इनपुट कर सकते हैं। सो लेट मी गो बैक टू माय एक्सेल शीट। ये रही इनकम स्टेटमेंट एंड एनुअल, और जो मैं आपको दिखा रहा था क्वार्टरली, बेसिकली ये नंबर्स यहाँ से हैं। 20 आपको नजर आ रहा है, 20054 जो है ये यहाँ पे 20054 ये वाला नंबर है, बेसिकली ये सेल्स का है। मैंने मिलियंस में कन्वर्ट कर लिया क्योंकि इतने ज़्यादा नंबर्स टाइप करने का मूड नहीं हो रहा था मेरा। तो ये क्वार्टरली हो गए एंड देन ये एनुअल नंबर्स हो गए। इसके अलावा कुछ और अजम्पशन, जो की अजम्पशन यहाँ पे डालना जरूरी था, वो मैंने डाल दिए हैं, कुछ ऐड कर दिए ऑलरेडी। एक्सचेंज रेट, बिकॉज दीज कंपनीज आर सिवियरली इंपैक्टेड बाय द एक्सचेंज रेट फ्लक्चुएशंस, क्योंकि मेजर रॉ मटेरियल इनका सारा इंपोर्ट हो रहा होता है, तो वो डॉलर रेट से इनको इंपैक्ट होता है। वो वाली प्राइसिंग भी उनके प्रोडक्ट की उसी तरह से हो रही होती है। तो वो मैंने पीरियड के एवरेज यहाँ पे ऑलरेडी डाल दिए हैं। ये आपको मिल सकते हैं स्टेट बैंक की वेबसाइट से। तो जैसे आप यहाँ पर अगर जाएं, स्टेट बैंक की ये वेबसाइट पे जाएं, ये जाएं आप इकोनॉमिक डाटा के अंदर यहाँ से, और फिर आप यहाँ पे जब नीचे आएंगे तो आपको यहाँ पे एक्सटर्नल एक्सचेंज रेट्स ये रहे आपके। यहाँ पर आप जा सकते हैं मार्क टू मार्केट रिवैल्यू एक्सचेंज रेट। आप इसकी आर्काइव खोल लें और इसमें आप पीरियड सेलेक्ट कर लें, फॉर एग्जांपल 2023 से 24, और ये डाउनलोड हो रही है फाइल। ये आपने डाउनलोड करी, ये आपने खोला इसको, फाइल को, और आपको इसके अंदर फिर जाना पड़ेगा USD के अंदर। सारे एक्सचेंज रेट्स यहाँ पे मौजूद होते हैं। हम एंड में डॉलर को देख लेते हैं क्योंकि हमारा डॉलर मेजर करेंसी है। अब ये आपको डेली मिल रहा है, आपको नजर आ रही है, 28 जून, 27 जून, 26 जून, ऑल द वे अप टू ये आपको नजर आ रहा है 4 जुलाई। तो ये पूरे साल का आप एवरेज जब इस तरह से निकालेंगे तो आपको ये सिलेक्ट करके आपको एवरेज आप इसका निकाल सकते हैं, और इस तरह से आप ये डेटा आप यहाँ पे पॉपुलेट कर सकते हैं अपना। फिर ये आगे 3 व्हीलर सेल्स, बिकॉज आप लोगों को पता होगा कि साजगार इंजीनियरिंग प्राइमरीली हमेशा से रिक्शा बनाने वाली 3 व्हीलर कंपनी होती थी। दे आर द लार्जेस्ट मार्केट शेयर, ब्रांड इनका बहुत बड़ा है। तो ये उसके सेल्स की यूनिट्स मैंने डाली हैं। ये यूनिट्स हैं बेसिकली कि 15,000 रिक्शा बिके, 15,683 रिक्शा बिके। एंड ये जो बेसिकली 4 व्हीलर्स इन्होंने इंट्रोड्यूस कराए थे सिंस FY23, ये वो 4 व्हीलर्स के नंबर्स हैं। H6 और जूलियन, क्योंकि हवल जो अभी तक इंट्रोड्यूस हुई है उसमें 2 वर्जन है, H6 और जूलियन है। पहले H6 ही ज्यादा बिक रही थी, तो वो मेजर कंपोनेंट था। अब वो जूलियन रिसेंटली जो HEV दोबारा से रिलॉन्च हुई है, तो अब उसका कंट्रीब्यूशन मिक्स के अंदर थोड़ा बढ़ गया है। सो ये 4 व्हीलर्स हैं बेसिकली, मैंने यहाँ पे आसानी के लिए लिख दिया था H6 प्लस जूलियन सेल्स। तो ये एनुअल हो गए, और यही मैंने यहाँ पे क्वार्टरली ये नंबर्स भी ऐड किए हैं। ये नंबर्स आपको पामा की वेबसाइट पे मिल जाएंगे, पाकिस्तान ऑटोमोटिव मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन। वहाँ हिस्टोरिकल डाटा मौजूद होता है मंथली बेसिस के ऊपर। वहां से जाकर आप ये सारे नंबर्स देख सकते हैं। सेल्स के भी और प्रोडक्शन के भी नंबर्स आते हैं। मैंने सेल्स के नंबर रखे हैं टू मेक इट ईजियर। आते हैं फोरकास्टिंग थोड़ी सी शुरू करते हैं कि किस तरह से की जाती है, किस तरह से अर्निंग्स को एस्टिमेट किया जाता है। सो यू स्टार्ट विद रेवेन्यू, बेसिकली किसी भी कंपनी का नेट रेवेन्यू। अब मैंने इस वैसे तो एनुअल आपको देखना चाहिए, बट क्योंकि इसके 3 क्वार्टर हो चुके हैं तो मैं इस साल को पूरा कंप्लीट करने के लिए पहले जरा क्वार्टर बनाने की कोशिश करता हूँ। तो यहाँ पर सबसे पहले तो देखें, इसमें तो आसानी ये है कि यहाँ पे सेल्स के इसके नंबर्स आ चुके हैं जून क्वार्टर के। तो हवल के अंदर H6 प्लस जूलियन के जो सेल्स यूनिट्स सेल हुए हैं वो 2183 हुए हैं, तो वो तो एज इट इज मैंने लिख दिया यहाँ पे। सो मुझे रेवेन्यू पे अराइव करने के लिए जो दूसरी चीज चाहिए, मुझे इसमें 2 चीजें चाहिए यहाँ पर। एक मुझे इसकी नेट सेलिंग प्राइस चाहिए जूलियन की, और एक नेट सेलिंग प्राइस चाहिए H6 की। उसके अलावा दूसरी चीज जो मुझे चाहिए वो मुझे इसका ब्रेकडाउन चाहिए, जो कि एक्चुअली मेरे पास नहीं है, बिकॉज ये 4 व्हीलर्स के तौर पे हवल करके रिपोर्ट हो जाता है। ये नहीं बताया जाता है अलग से कि जूलियन कितना है और H6 कितना है। यहाँ पे एक अजम्पशन लगाना पड़ता है। सो मैं रफ एक अजम्पशन रखता हूँ, यहाँ पे लिख देता हूँ जी 50-50 में अज्यूम कर लेता हूँ कि जी ये रेशो होगा अपने लिए। मैं यहाँ पे लिख लिया ताकि मुझे याद रहे, ये एक अजम्पशन है। ऑल्दो इस क्वार्टर में शायद ये 50-50 ना हो, H6 के फेवर में हो। उसकी वजह ये है कि जूलियन की जो डिलीवरीज स्टार्ट हुई थी वो टुवर्ड्स जून के 10th, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, 10th ऑफ जून को शायद इन्होंने स्टार्ट करी थी डिलीवरी। सो पहले जो 2 महीने थे वो टोटली H6 के या मोस्टली H6 के होते थे। बट लेट्स से ये एक अजम्पशन है जो आपको लेना पड़ेगा। हम यहाँ पे आसानी के लिए 50-50 कर लेते हैं। अब हम आते हैं सेलिंग प्राइस के ऊपर। इससे पहले मैं सेलिंग प्राइस से पहले मैं जरा ये एक अलग शीट है, मैंने इसमें पहले से वर्किंग करके रखी हुई थी, बट आई डू दीज वर्किंग्स अगेन विद यू जस्ट टू एक्सप्लेन। यहाँ पे आ जाते हैं कि किस तरह से इनकी वर्किंग की जाती है। क्योंकि देखें, जो आपको प्राइस पार्क व्हील्स या किसी और वेबसाइट के ऊपर इनकी नजर आ रही होगी, ये वो प्राइस नहीं होती जिस पे रेवेन्यू रिपोर्ट होता है। ये वो प्राइस होती है जो कि फाइनल प्राइस होती है। तो फाइनल प्राइस जैसे अगर हम जाकर देखें
H6 की जो है दैट इज समवेयर अराउंड 11.866 मिलियन, तो 11865 मैं इसको आराम से ये इस तरह से लिख लेता हूँ यहाँ पर आसानी के लिए। एंड जो जूलियन की प्राइस है दैट्स 9295, जितना मुझे याद पड़ता है ये इतनी है आपकी। अच्छा, अब पहले तो इसमें से क्योंकि एचईवी हम मोस्टली इनकी एचईवी सेल्स ही हो रही हैं तो हम एचईवी पे फोकस करेंगे, उन्हीं के ऊपर नंबर्स बनाने की कोशिश करेंगे। जो एचईवी है इसके ऊपर सबसे पहले तो देखें इसमें सेल्स टैक्स इंक्लूडेड है, जीएसटी, हमें वो रिमूव करना पड़ेगा बिकॉज वो रेवेन्यू का पार्ट नहीं बनता, वो स्टेट गवर्नमेंट को चला जाता है। तो यहाँ से हम लेस करते हैं इसके अंदर से जीएसटी। तो 8%, 8.5% इसके ऊपर 8.5% का जीएसटी है। तो उसको रिमूव करने का तरीका ये है कि देखिए सेलिंग प्राइस के ऊपर जीएसटी नहीं होता, प्री जीएसटी प्राइस के ऊपर जीएसटी होता है एक्चुअली। तो अगर मैं आपको इसकी पहले प्री जीएसटी प्राइस मुझे निकालनी हो तो मैं 1 पॉइंट यहाँ पे डिवाइडेड बाय 1 प्लस 8.5%, जो कि आप 1.085 भी इसको कहते हैं, इट्स द सेम थिंग, ये आ गया। अब ये जो प्राइस है ये इसकी प्री जीएसटी प्राइस है, तो इसके ऊपर टेक्निकली जीएसटी लगता है। तो इसके ऊपर मैं 8.5% लगा दूं तो मुझे जीएसटी की अमाउंट मिल गई, विच इज आपको नजर आ रहा है 929516। अब ये मैं आसान करने के लिए सारी वर्किंग को मैं सिंपल दिस डिवाइडेड बाय 1 प्लस 8.5% किया। ये फॉर्मूला मैं क्लोज नहीं कर रहा अभी क्योंकि ये प्री जीएसटी प्राइस का फॉर्मूला कंप्लीट हो चुका है। अब इसके ऊपर मैं वापस 8.5% जीएसटी लगा देता हूं तो ये मेरी जीएसटी की अमाउंट देखें आप सेम आ गई वापस। नेक्स्ट इसके अंदर से जो चीज सब्ट्रैक्ट होती है वो आपकी डीलर मार्जिन और इस तरह के जो ऊपर के छोटे बड़े चीजें होती हैं वो आ जाती हैं। वो रफली हम 2% जैसा अज्यूम कर लेते हैं। अगेन वो जो होता है वो आपका निकलता है अगेन प्री जीएसटी प्राइस के ऊपर। तो ये माइनस ये करूंगा तो वो मेरी प्री जीएसटी प्राइस हो जाएगी, इसके ऊपर मैं 2% लगा देता हूँ। सो दिस बिकम्स माई डीलर मार्जिन एंड अदर थिंग्स जो कि इसके अंदर आ जाती होंगी। अब जो प्राइस आई है ये कंपनी की रिटेंशन प्राइस है, इस कंपनी की जेब में ये जा रहा है, तो हम इसको बोलेंगे नेट सेलिंग प्राइस। ये इसकी नेट सेलिंग प्राइस निकल के आ गई। सेम अप्लाइज टू जूलियन, ये जूलियन की आपके पास नेट सेलिंग प्राइस निकल के आ गई। तो हम यहाँ पे इस प्राइस को ले लेते हैं। मैं अपनी वापस इस शीट के ऊपर जाता हूँ और नेट सेलिंग प्राइस, क्योंकि मैंने नंबर्स मिलियंस में रखे हुए हैं तो मैं प्राइस को भी मिलियंस में ले लेता हूँ। यहाँ पर ये मेरी H6 की प्राइस हो गई, ये लेकिन टोटल प्राइस है, इसको डिवाइडेड बाय 10⁻⁶ में कर देता हूँ तो ये मिलियन हो जाता है। तो मेरी 10.72 मिलियन हो गया H6 की प्राइस। जूलियन की प्राइस अगेन मैं अपनी शीट के ऊपर जाता हूँ और यहाँ पर मैं इसको डिवाइड बाय अगेन मिलियन कर देता हूँ तो ये मिलियन में मेरी प्राइस आ गई। तो ये जी इतना हो गया। अब मैं रेवेन्यू के लिए क्या करना है, हमने अज्यूम किया था कि जी ये जो 2183 का नंबर है 4 व्हीलर्स का, इसके ऊपर रफली 50% हमने अज्यूम किया था कि जी ये H6 होगी। तो मैंने ये 50% लगा दिया तो ये H6 के यूनिट्स बन गए। एंड देन फिर इसको मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ H6 की प्राइस के साथ यहाँ पे, तो ये H6 का रेवेन्यू बन जाना चाहिए मेरा। एंड देन आई ऐड go back again to the same number 2183, multiply it again by 50%, that's the remaining part which is Julian मैं assume कर रहा हूँ। and then उसको मैं multiply करूंगा Julian की प्राइस के साथ, तो मेरा ये नेट रेवेन्यू आ जाएगा जो कि होना चाहिए मेरा इस चीज का, गाड़ियों की सेल्स का। अच्छा, ये टोटल रेवेन्यू नहीं होना चाहिए, इसकी वजह यह है कि साथगार 3 व्हीलर सेल्स भी करता है, जो कि इस क्वार्टर में आपको नजर आ रहा है 5000 यूनिट उन्होंने बेचे, पिछले क्वार्टर में 5000 यूनिट बेचे। अच्छा, ये नंबर इतना बड़ा नहीं होता है, मीनिंगफुल नहीं होता, तो इसमें जहाँ पे हम 20 अरब की बात कर रहे हैं तो वहाँ पे इसकी वजह से कोई दुनिया इधर उधर नहीं हो जाएगी। अगर मैं पीछे भी चला जाऊँ तो देखें ये जो क्वार्टरली इसकी प्री लॉन्च ऑफ हवला पीरियड में देखेंगे तो इसकी एक क्वार्टर का बिलियन जैसा रेवेन्यू होता था, एक टाइम पे वो भी नहीं होता था। तो मैं कंजर्वेटिवली यहाँ पे अगर बिलियन रुपीस भी ऐड कर दूं तो वो इतना बड़ा नहीं बनेगा यहाँ पर, आप उसको अगर देख लें। सो और उसको इस तरह से भी वेरीफाई कर सकते हैं कि अगर ये 5 अरब का नंबर है, 5000 यूनिट्स का नंबर है, मैं अगर इसके ऊपर लेट से 3 लाख रुपए की भी नेट सेलिंग प्राइस अज्यूम कर लूँ तो वो 1.5 अरब बन जाता है आपके सामने ये रहा। सो 1 अरब मुझे तो कंजर्वेटिव ही लग रहा है इसके अंदर। सो आप इस तरह से देख सकते हैं। अगर आपको कोई और नंबर लगता है, आपको 1.5 अरब लेना चाहते हैं आप वो ले लें, आप और कंजर्वेटिव होना चाहते हैं, आप कम लेना चाहते हैं आप कम ले लें। आपको आइडिया है कि जी सेलिंग प्राइस अगर कम होगी उसकी आप और कम ले सकते हैं, बट वो इतना मैटर नहीं करता। ये एक, अब हम बड़े पार्ट की तरफ आते हैं जो कि है ग्रॉस मार्जिन, ग्रॉस प्रॉफिट। यहाँ पे ये कैसे कैलकुलेट करना है। जो कॉस्ट ऑफ सेल्स होती है इसके प्राइमरीली 2 कंपोनेंट होते हैं। आप इनके नोट्स में भी जाएंगे तो आपको वहां पे ये नजर आएगा। अब जैसे मैं वापस ये वाली रिपोर्ट खोलता हूँ मार्च क्वार्टर की, तो ये देखें इसके अंदर नोट आ रहा है जैन टू मार्च के अंदर कॉस्ट ऑफ सेल्स का नोट, ये नोट नंबर 9। लेट्स गो टू नोट नंबर 9। ये आ गया नोट नंबर 9। अच्छा, अब ये देखिए ये क्वार्टर का जैन टू मार्च है यहाँ पे,
इनकी जो ये स्ट्रक्चर क्या है, रॉ मटेरियल्स एंड कंपोनेंट्स कंज्यूम, सैलरीज एंड वेजेस, स्टोर्स एंड स्पेयर्स, पावर एंड फ्यूल, रिपेयर एंड मेंटेनेंस, अदर डिप्रिसिएशन अमोर्टाइजेशन, ये सब मिलके बनता है जो आपकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आती है आपकी, बेसिकली ये मैन्युफैक्चरिंग उस पीरियड में जो है उसकी कॉस्ट। एंड देन यू मेक दोज एडजस्टमेंट्स, ओपनिंग, वर्क इन प्रोग्रेस वगैरह, इस पे मेरे ख्याल है आपको इतना भी टाइम लगाने की जरूरत नहीं। सो इससे आपको आइडिया होगा कि 10.85 बिलियन अगर उस पीरियड की मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट थी, उसमें से 10.17 बिलियन जो था वो तो सिर्फ रॉ मटेरियल या सीके टिकट्स जिन्हें आप कहते हैं वो था, और सिर्फ 600 मिलियन आपका जो था वो रिमेनिंग था। तो आप परसेंटेजेस में देखेंगे तो रफली आपको कोई नजर आ रहा है कोई 5 से 6% अदर कॉस्ट है, 95% आपकी रॉ मटेरियल कॉस्ट है आपकी यहाँ पर। सो इस तरह से आप ब्रेकडाउन में भी देख सकते हैं, बट हम इजी रखने के लिए चीज़ों को यहाँ पर हम ओवरऑल परसेंटेजेस में हम मार्जिन पे हम देखेंगे। तो अगर मैं पीछे के ग्रॉस मार्जिन थोड़े से कैलकुलेट करूँ जिस तरह के चलते आए हैं, सो दिस ग्रॉस प्रॉफिट डिवाइडेड बाय ग्रॉस नेट सेल्स, सो दिस इज अ ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन ऑफ 29%। अब मैं इसको पीछे तक ले जाता हूँ ये कि क्या ट्रेंड चल रहा है। तो ये हमें यहाँ पे नजर आता है कि फॉर्मूलाज इन नंबर फॉर्मेटिंग, ये आ गया मेरा मार्जिन। तो आपको नजर आता है कि 29 था, उससे पहले 25 था ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन, उससे पहले आपका 19, 20, 12, 10, 13, उससे पहले कम हुआ करता था। सो व्हाट हैपेंड सडनली वाज कि यहाँ पर आपकी 2023 ऑनवर्ड्स जो मुझे याद पड़ता है इनकी सीकेडी लॉन्च हो गई थी, और सीकेडी में इनके मार्जिन जो थे ये ऊपर आपके ऑब्वियसली जाना शुरू हो गए थे। यहाँ पर जो ये 20s से आपको जो इतना बड़ा जंप नजर आ रहा है, इसके पीछे जो बड़ा एक फैक्टर जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है बेसिकली वो ये है कि ये इकोनॉमीज ऑफ स्केल सीरियस किस्म की जनरेट हुई थी। ये देखें आप कहाँ, ये 500 700, ये एक एवरेज देखें, ये एवरेज कोई 600 यूनिट्स बेच रहा था, 800, 400, 700, 550। सो क्वार्टर का एवरेज 600 से वो एकदम 3 टाइम्स हो गया। जब 3 टाइम्स हो गया तो इकोनॉमीज ऑफ स्केल जनरेट होती हैं आपकी दो तरह से। एक इकोनॉमीज ऑफ आपकी इकोनॉमी स्केल जनरेट होती है आपकी जो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट जो कि फिक्स कॉस्ट होती है प्राइमरीली, जो कि वो 600 मिलियन वाला नंबर था, वो काइंड ऑफ फिक्स्ड होता है, किसी हद तक वो लिंक्ड होता है बट टोटली लिंक्ड नहीं होता। तो व्हेन योर नंबर ऑफ यूनिट्स और सेल्स गो अप, वो पर यूनिट बेसिस पे कम होता है। तो एक तो इनको मेजर वहां से बेनिफिट आया। सेकेंडली ऑब्वियसली जब आप प्रोक्योरमेंट करते हैं पीछे, तो आप बल्क बाइंग के अंदर आपको बेनिफिट मिलता है, थोड़ा सा डिस्काउंट मिलता है। सो दैट्स अनदर सोर्स ऑफ मार्जिन एक्सपेंशन इन माय ओपिनियन। सो कंसिडरिंग कि ये नंबर वापस अब और बढ़ गया है, सो आई अज्यूम कि मार्जिन थोड़ा सा और बढ़ना चाहिए ड्यू टू इकोनॉमी स्केल। बट एट द सेम टाइम ये देखें जूलियन यहाँ पे आ गई है, तो जूलियन की प्राइस कम है, इसमें मार्जिन थोड़ा सा कम अज्यूम करना चाहिए। मेरा ये ख्याल है कि थोड़ा सा और कम होगा। जैसे अगर उसमें 30% है अगर H6 के अंदर, तो इसमें शायद 26-27 जैसा परसेंट अज्यूम किया जा सकता है आपका। ऐसा नहीं होगा कि 20% हो। दिस इज माई ओपिनियन। अगेन ये इस क्वार्टर के रिजल्ट्स देख के बेहतर आइडिया होगा, या और सितंबर के रिजल्ट्स और देख के बेहतर आइडिया होगा। बट अभी मुझे ये लगता है कि मेरे ख्याल है मैनेजमेंट इस तरह की प्राइसिंग करेगी कि मार्जिन में थोड़ा प्लस माइनस रखे बट इतना बड़ा गैप ना रखे। सो दिस इज माई ओपिनियन। अगेन आई स्टेट दिस इज माई ओपिनियन, दिस इज नॉट अ फैक्ट, आई डोंट नो द फैक्ट। और ये चीज़ों को और जब नंबर सामने आएंगे तो फिर बेहतर हमें इन चीज़ों का आइडिया होगा। सो फॉर नाउ व्हाट आई विल डू इज कि ये जो 29% था मैं इसको 28% अज्यूम कर लूंगा। मुझे लगता है कि थोड़ा सा रीजनेबल है। उसकी वजह है कि जूलियन अगर थोड़ा सा कम मार्जिन भी है, बट एट द सेम टाइम ये जो दोबारा वॉल्यूम्स में ग्रोथ आई है, इसकी वजह से थोड़ी सी और इकोनॉमी स्केल भी जनरेट होनी चाहिए। सो आई विल अज्यूम 28% एज अ ग्रॉस मार्जिन फॉर दिस पीरियड। ये इसको मैंने यहाँ पे मल्टीप्लाई किया तो मेरा ये ग्रॉस प्रॉफिट आ गया जी इस क्वार्टर का 6.1 बिलियन जैसे ग्रॉस प्रॉफिट होना चाहिए आपका। एंड ये फिर सॉरी ये मैं इस तरह से वर्किंग कर लेता हूँ रिवर्स में, तो मेरा कॉस्ट ऑफ सेल्स का नंबर आ जाएगा। ये रिवर्स इंजीनियरिंग है बट ये दिस नंबर इज इंपॉर्टेंट यहाँ पर, ये वाला 6121 वाला। नाउ लेट्स गो टू सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस। ये आपको नजर आ रहा है, ये लिंक्ड होते हैं आपके। जैसे देखें आपके रेवेन्यूज बढ़ रहे हैं उस तरीके से, या नंबर ऑफ सेल्स आपके ये यूनिट्स बढ़ते जा रहे हैं। अब ये 3 टाइम्स हुए या मोर देन 3 टाइम्स हुए, तो आप देखें आपका ये खर्चा जो है ये लेस देन 2 टाइम्स इंक्रीज हुआ, बट इंक्रीज हुआ सिग्निफिकेंटली। सो व्हाट आई विल अज्यूम इज कि यहाँ पे अगर ये और सेल्स यूनिट्स बढ़ गए हैं, सो आई विल अज्यूम के अनदर कोई 500 मिलियन यहाँ पे खर्च हो गया होगा। 475 से मैंने फर्दर इंक्रीज कर दिया। ये भी मैं थोड़ा सा इंक्रीज कर देता हूँ, 125 मैं अज्यूम कर लेता हूँ। अगेन दिस इज ओपन टू इंटरप्रिटेशन, दिस ओपन टू अजम्पशन। ये अजम्पशन है, आप यहाँ पे कुछ भी अज्यूम कर सकते हैं। नाउ लेट मी सम इट अप एंड अराइव एट अ ऑपरेटिंग प्रॉफिट। तो वो इस पीरियड का ऑपरेटिंग प्रॉफिट इतना सब होता है। अच्छा, फाइनेंशियल चार्जेस इसमें 30, अगेन जैसे मैंने आपको बताया था कि कुछ डेट होता है, डेट के ऊपर यहाँ पे कॉस्ट आ रही होती है, एंड देन थोड़े से एलसी चार्जेस आ रहे होते हैं। तो अगर मैं जैसे बैलेंस शीट के ऊपर यहाँ पे जाऊँ, तो इनका जो टोटल डेट है, अगर वो मैं यहाँ पे लिखूँ टोटल डेट, तो वो यहाँ पे
आपका हो जाएगा लाइबिलिटी साइड पे हम देखते हैं, दिस इज करंट पोर्शन, लॉन्ग शॉर्ट टर्म डेट जीरो है, इसको मैं कर देता हूँ इन द लॉन्ग टर्म। अच्छा, जो काइबोर है वो आपका तकरीबन पिछले क्वार्टर जैसे था, वो आप 18-19% जैसा है। जून क्वार्टर में तो एक्चुअली थोड़ा ज़्यादा ही था, आप 19-20 जैसा, बट हम कंजर्वेटिव होकर 20 के ऊपर थोड़ा सा स्प्रेड 22% जैसा अज्यूम कर लेते हैं। दिस इज 22%, एंड ये पूरे साल का है। हमेशा इंटरेस्ट रेट जो कोट होता है पूरे साल का होता है, एंड सिंस वी आर लुकिंग एट अ क्वार्टर, लेट्स डिवाइड बाय 4, सो 22 मिलियन जैसा हमारा फाइनेंस कॉस्ट का नंबर बनता है, जो कि होना चाहिए था, बट ये फाइनेंस कॉस्ट आप देखें 30 आई है। तो मेरा ख्याल है कि जो रिमेनिंग यहाँ पे खर्चा या नंबर है वो आपका एलसी और बाकी रिलेटेड चार्जेस से होगा। एंड मैं अज्यूम करता हूँ कि ये नंबर, क्योंकि इंटरेस्ट रेट थोड़ा सा नीचे गया है इस क्वार्टर के अंदर, तो आई अज्यूम यहाँ पे थोड़ा सा ये इतना तो एटलीस्ट इतना ही मैं सेम रख लेता हूँ, बिकॉज मुझे नहीं लग रहा कि इसके अंदर कोई बड़ा इंक्रीज या जंप ऐसा या कोई सिग्निफिकेंट डिक्रीज। प्लस ये बिगर पिक्चर में आप देखें कहाँ 5.5 बिलियन 30, ये जीरो भी कर दें कोई इतना फर्क नहीं पड़ेगा यहाँ पर। अदर इनकम, अच्छा ये कैलकुलेट होती है प्राइमरीली, जैसे मैंने आपको बताया यहाँ पे इंटरेस्ट इनकम बनता है। सो व्हाट यू कैन डू इज बेसिकली कि यहाँ पे जो बैलेंस शीट के ऊपर कैश पड़ा हुआ है या कोई शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स हैं जो कि इनके केस में नहीं है, तो हम इसके ऊपर अदर इनकम अज्यूम कर सकते हैं। बट जनरली ऐसा नहीं होता, ये मार्च क्वार्टर का एंड है जिसके ऊपर आप देख रहे हैं, जबकि जो पूरे इसमें क्वार्टर पे कमाया होगा उसमें और कैश भी शायद इसने जनरेट किया होगा, क्योंकि प्रॉफिटेबल ऑपरेशन है, कैश एक्यूमुलेट हो रहा होगा यहाँ पर। तो हमें दोनों पीरियड के मार्च एंड और जून एंड का एवरेज लेना चाहिए। तो मैं इस पर 2 मिनट बाद वापस आता हूँ। लेट्स गो टू अदर चार्जेस। अच्छा, अदर चार्जेस ये आ गया। अदर चार्जेस मैंने आपको बताया था कि ये होते हैं WWF और WPPF जो होते हैं, ये इतनी इनके अंदर वोलेटिलिटी नहीं होती है। आप देखें पीबीटी का अगर आप इसको करके देखेंगे तो ये बड़ा आपको एक नजर आएगा, एक रेंज बाउंड देखें 7.5, 7.5, तो आप ये 7.5 ही अज्यूम कर सकते हैं, ये इतना ही होता है रफली। आई थिंक एक 5% होता है, दूसरा शायद 2.5% होता है, तो रफली 7.5 हो जाता है। सो व्हाट आई विल डू इज कि मैं ये पीबीटी का पूरा फॉर्मूला यहाँ से बनाता हूँ, यहाँ से ऐड करता हूँ इन सबको, एंड इसके ऊपर अब ये सर्कुलर रेफरेंस बनेगा यहाँ पर -7.5% लगा दिया मैंने। अब ये थोड़ा सा सर्कुलर रेफरेंस, मेक श्योर कि आपकी जो आइट्रेशन है दे आर टर्न्ड ऑन यहाँ पर, तो वरना क्योंकि ये जो आप पीबीटी निकाल रहे हैं इसके अंदर अदर चार्जेस ऑलरेडी माइनस हो रहे हैं, एंड अदर चार्जेस आप पीबीटी से कैलकुलेट कर रहे हैं, सो देयर इज आइट्रेशन इन्वॉल्व। मेक श्योर आइट्रेशंस आर इनेबल्ड इन योर एक्सेल वर्किंग्स। कॉर्पोरेट टैक्स हमारा तकरीबन आप 29 + 10% आप 39% अज्यूम कर सकते हैं, माइनस में यहाँ पे 39% लगा देता हूँ, तो ये मेरा टैक्स का एक्सपेंस भी आ जाता है। एंड देन नेट प्रॉफिट इज बेसिकली पीबीटी प्लस दिस, एंड यहाँ पे ईपीएस इज नेट प्रॉफिट डिवाइड बाय नंबर ऑफ शेयर्स विच इन साजगार 60.45 मिलियन शेयर हैं साजगार के, एंड सिंस प्रॉफिट भी जो ये 3102 मिलियन के अंदर है तो मैं इसको 60.05 से डिवाइड कर रहा हूँ। मेरा ईपीएस का नंबर अभी जो प्रोविजनल पहला इस क्वार्टर का निकल रहा है 51, बट रिमेंबर कि अभी अदर इनकम का एक गैप मौजूद है जो मुझे निकालना है। अच्छा, अब आप एक चीज़ अगर नोटिस करेंगे यहाँ पर, तो एक चीज़ होती है वर्किंग कैपिटल, ठीक है, जो इसमें शुरू में प्लांट लग जाता है तो उसके बाद रिकरिंग कोई हैवी कैपेक्स नहीं होता, अनलेस कोई बड़ी कोई इन्वेस्टमेंट करके कोई एक्सपेंशन या कुछ और कर रहा हो, तो वो कैश वहाँ पे जा नहीं रहा होता। बट वर्किंग कैपिटल मोस्टली आप अपना मैनेज कर लेते हैं थ्रू पेबल्स। तो आपके मेजर जो वर्किंग कैपिटल अगर आप देखें यहाँ पे, ये स्टॉक एंड ट्रेड हो गया, और आपका क्या हो जाएगा, ये बाकी चीज़ें मैं अगर सॉरी ये मैं सारा वर्किंग कैपिटल अज्यूम कर लेता हूँ दिस, एंड इसको जब आप कंपेयर करेंगे करंट लाइबिलिटीज़ के साथ, तो ये देखें आपको नज़र आएगा नॉट डेट, सिर्फ मैं पेबल्स से कर लेता हूँ यहाँ पे, सॉरी सिर्फ पेबल्स कर लेता हूँ क्योंकि डेट तो अलग फाइनेंसिंग होती है। ये आ गया, तो बेसिकली ये नेट कैश के ऊपर बैठा है, आपको नज़र आएगा ये नेट कैश। वर्किंग कैपिटल फाइनेंसिंग प्राइमरीली पहले ये बल्कि उसी से कर रहे हैं, आप देखें वर्किंग कैपिटल फाइनेंसिंग ये लोग अपनी वहाँ से कर रहे हैं जो पेबल्स हैं बेसिकली। तो डेट फाइनेंसिंग जो है वो इन्होंने प्लांट के लिए ली होगी, और वो डेट भी आई थिंक कम होता जा रहा है बैलेंस शीट पे, वो आपको नज़र भी आ रहा है। सो मूविंग ऑन, यहाँ पे फिर इसका मतलब है कंफर्टेबली एज्यूम किया जा सकता है कि बैलेंस शीट पे जो कंपनी जो प्रॉफिट जनरेट कर रही है, क्योंकि वो कैश प्रॉफिट है इस केस के अंदर, या सर्कुलेटेड इस तरह के दूसरे मसले नहीं है, ना वर्किंग कैपिटल के मसले हमने देख लिए, तो जो प्रॉफिट जनरेट हो रहा है वो जो आप अज्यूम करेंगे जी ये कैश प्रॉफिट है यहाँ पे। सो जो कैश, ये इनिशियल कैश प्लस प्रॉफिट इसमें ऐड हो जाना चाहिए। लेकिन इसमें एक चीज माइनस होनी चाहिए, ये जो डिविडेंड अनाउंस हुआ था मार्च क्वार्टर में, ये पे हुआ था अप्रैल मई वाले पीरियड के अंदर, तो वो जून में इससे माइनस हुआ होगा, तो आपको इसमें से वो चीज माइनस करनी पड़ेगी कैश में से। सो माइनस दिस 8 रुपी डिविडेंड इंटू 60.45, ये आ गया यहाँ पर आपका कैश। अच्छा, ये
यहाँ पे अब हम अदर इनकम निकालेंगे इस एवरेज कैश बैलेंस के ऊपर, तो ये बनती है दिस मल्टीप्लायर है। अब एक इंटरेस्ट रेट अज्यूम कर लेते हैं, बीइंग जो टी बिल रेट इस पीरियड में जून क्वार्टर में अगर आप देखेंगे तो मेरा ख्याल है कि 18-19% जैसा, बल्कि 19-20% जैसा चल रहा था, अभी रिसेंटली कोई 17-18 के रेंज में आ गया। बट अगर हम थोड़ा सा कम भी 18% भी अज्यूम कर लें, ये पूरे साल का निकलेगा। अगेन इंटरेस्ट रेट पूरे साल का होता है, डिवाइड बाय 4 करिए आप, ये आ गया इसका अदर इनकम जो होनी चाहिए। ये देखें टैक्स का अमाउंट, जो अदर चार्जेस हैं खुद ही बढ़ गए क्योंकि वाइट्रेशन लगी हुई थी, टैक्स की अमाउंट बढ़ गई एंड ईपीएस एडजस्ट हो गई है आपकी। सो ये आपने फोरकास्ट बना ली है। बैलेंस शीट में आपको फर्दर मेरा नहीं ख्याल आपको और कॉम्प्लिकेशन में डिटेल में जाने की जरूरत है, बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। हैविंग सेड दैट शायद थोड़ा सा कैश इंक्रीज ही हो जाए, बिकॉज आपने देखा कि वो नेट कैश या वर्किंग कैपिटल नेगेटिव है, तो उनके पास पेबल्स बेसिकली ज़्यादा हैं और बाकी चीज़ें उनकी जो इन्वेंट्री और बाकी चीज़ें कम हैं। सो उसकी वजह से आपको शायद ये फील होगा बेसिकली कि यहाँ पर ज़रूरत नहीं है, या ये कैश थोड़ा सा बिजनेस ग्रोथ के साथ और बढ़ ही जाए बैलेंस शीट के ऊपर। सो आई थिंक अनलेस दे मेक एन इन्वेस्टमेंट, अनलेस दे मेक एनी इन्वेस्टमेंट, तो कैश कम हो जाएगा, या इस पीरियड में उन्होंने कोई इन्वेस्टमेंट करी हो जिसका आई डोंट नो अबाउट इट, आएगी डिटेल्स तो फिर ही पता चलेगा, हो सकता है हो गया हो। बट जब आप इस तरह से वर्किंग कर रहे होते हैं और आपको फैक्चुअली कोई चीज़ नहीं पता होती, तो यू ट्राई टू बी बेसिकली एज बेसिक एज पॉसिबल। सो ये आ गया। अच्छा, इनकी जो डिविडेंड पॉलिसी अगर आप हिस्टोरिकली देखेंगे तो वो जब प्रॉफिट बनाते थे तो रफली 25% जैसा प्रॉफिट पे आउट कर दिया करते थे। दिस बेस्ड ऑन हिस्ट्री। गोइंग फॉरवर्ड क्या होगा ये आई थिंक मैनेजमेंट से देखना पड़ेगा वो क्या पॉलिसी परसू करती है। बट आई थिंक कंफर्टेबल अजम्पशन यहाँ पे आप 25% बेस्ड ऑन हिस्ट्री देख सकते हैं। एंड ये जब आप देखते हैं तो अब मैं देखता हूँ कि जी पूरे साल की ईपीएस इनकी बनी कितनी, तो ईपीएस जी बनी इनकी 128 रुपये पूरे साल की। सो अज्यूमिंग के 25% का पे आउट देंगे तो ये 25% इसका बनता है 32 रुपये, जिसमें से आप देखें ये 8 रुपये तो दे चुका है। तो मैं काम करता हूँ, ये सम करके इससे मैं माइनस भी कर देता हूँ ये सारा। सो ये सम दिस, ये बना 24 रुपये, तकरीबन 24 रुपये का डिविडेंड उस हिस्टोरिकल पॉलिसी के मुताबिक। अगर ये अगेन अगर ये अर्निंग्स आती हैं तो ये एक एम राउंड का मैं फॉर्मूला लगा रहा हूँ ताकि वो इजी मल्टीप्लायर बन जाए उसका। अगर ये अर्निंग्स आती हैं तो बेस्ड ऑन हिस्टोरिकल पॉलिसी 24 रुपये का डिविडेंड इसका लास्ट क्वार्टर का बनना चाहिए आपका, अनलेस डिविडेंड पे आउट इंक्रीज हो जाए या अर्निंग्स कुछ और आ जाए फॉर वट एवर रीजन। ग्रॉस मार्जिन किसी वजह से कम हो जाता है, हमने अज्यूम किया था यहाँ पे 28% ऊपर जाते हैं, ये रहा, हमने अज्यूम किया था 28%, ये नंबर कम आ जाता है, अर्निंग शायद कम आ जाएंगी। ये नंबर बढ़ जाता है किसी वजह से तो अर्निंग ज़्यादा आ जाएंगी। तो ये डिपेंड करेगा किस तरह की चीज़ें होती हैं। बट क्योंकि हम यहाँ पे फोरकास्ट करने की कोशिश कर रहे हैं तो फोरकास्ट करते हुए आपको एज अ मैटर ऑफ फैक्ट चीज़ें नहीं पता होती, सो यू हैव टू मेक सर्टेन अजम्पशंस एंड यू हैव टू ड्रॉ योर अजम्पशंस जितना ज़्यादा वो क्रेडिबल, जितना ज़्यादा आप उनको सपोर्ट कर सकें चीज़ों के साथ। तो जो चीज़ें नज़र आ रही हैं उसकी बेसिस पे ऐसा कुछ नज़र आ रहा है अभी तक। सो आप अगेन यू कैन प्ले अराउंड। यहाँ पे तो ये है कि एक्सचेंज रेट हमारे पास मौजूद है, यहाँ पर हमारे पास ये सेल्स मौजूद हैं, यूनिट्स भी मौजूद हैं, सेलिंग प्राइस मौजूद है। हमने सिर्फ प्राइमरीली जो अजम्पशन लिया है वो ये ग्रॉस मार्जिन का लिया है, तो उस वजह से आप देखेंगे तो ये है। और एक और अजम्पशन ये है कि यहाँ पे सिर्फ इसमें से कैश डिविडेंड वाला माइनस हुआ होगा और बाकी प्रॉफिटेबिलिटी ऐड हुई होगी इस पीरियड में, अनलेस कोई एक्सपेंस कोई किसी किस्म का एक्सपेंस हुआ है एडिशनल जो कि यहाँ से एक्सपेंस आउट हुआ है, वो एक अननोन सा यहाँ पे है जिसकी वजह से शायद कोई डाइवर्जेंसेस हो सकती हैं आपकी यहाँ पर। सो ये अब आपका एनुअल साइड जो है इसकी एक तरह से कंप्लीट हो गई है। तो मैं यहाँ पे ज़रा इसको थोड़ा सा ये तो प्राइस तो मेरी यही है, मैं इसको एज इट इज डाल देता हूँ यहाँ पे और मैं यहाँ पे ये कंप्लीट कर लेता हूँ थोड़ा सा एनुअल इनकम स्टेटमेंट को, क्योंकि फिर मैं आगे कोशिश करूँगा कि आपको बताऊँ कि किस तरह से आपके एनुअल नंबर्स को आप फोरकास्ट करते हैं। ये हमारा दिस प्लस दिस ग्रॉस प्रॉफिट, ये हमारा नंबर आ गया ये इतना, और ये नेट प्रॉफिट इस साल का इतना हो गया डिवाइड बाय 60.45 करते हैं। देखें ईपीएस वही 128.8 हो गई है एंड डिविडेंड भी मैं वहाँ से वो सम करके ले आता हूँ अभी कितना बनता है उस हिसाब से ये हो गया। तो 32 रुपीज़ का हमारा इस साल का टोटल डिविडेंड बनना चाहिए बेस्ड ऑन अज्यूमिंग के ये ईपीएस आती है। अब हम बढ़ते हैं आगे। अच्छा, बैलेंस शीट के ऊपर कैश जो है वो मैं यहाँ से एज इट इज ले आता हूँ जो मैंने अज्यूम किया था कितना हो गया होगा। अच्छा, अब हम आगे बढ़ते हैं, आगे हम बढ़ते हैं और अब हम सोचते हैं कि जी नेक्स्ट ईयर अब हमने क्या करना है। सो अब यहाँ पे अब आपके मेजर अजम्पशन आना शुरू हो जाते हैं क्योंकि नेक्स्ट ईयर अब FY25 के अंदर एक्सचेंज रेट क्या होगा। सो ये दिस इज ओपन टू बेसिकली योर कॉल कि आप इसमें क्या कॉल लेना चाहते हैं आप इसके अंदर।
आप इसको बढ़ाना चाहते हैं, आपको लगता है करेंसी डिवैल्यू होगी, तो आप इसको बढ़ा सकते हैं। अगर आपको लगता है कि जी करेंसी यहीं पे रहेगी बिकॉज करंट अकाउंट डेफिसिट कम हो चुका है, मैनेज हो रहा है, रिजर्व भी थोड़े स्टेबल हो गए हैं, स्टेट बैंक चीज़ें अच्छे तरीके से मैनेज कर रहा है, सो अगर आपका बहुत अजम्पशन है आप फ्लैट भी अज्यूम कर सकते हैं। तो आजकल 278 चल रहा है, मैं उसको ऐसे 280 सा अज्यूम कर लेता हूँ कि भाई मेरा 280 होगा। एंड देन गोइंग फॉरवर्ड एक सस्टेनेबल डेप्रिसिएशन में अज्यूम कर लेता हूँ, जो कि यूजुअली आपको करनी होती है। पाकिस्तान में यूजुअली ऐसा होता नहीं है, देर आर बिग राउट्स ऑफ डिवैल्यूएशन एंड देन स्टेबिलिटी फॉलोड बाय अनदर बिग राउट ऑफ डिवैल्यूएशन। बट आप लॉन्ग टर्म एवरेज देखते हैं तो वो 5-6% जैसी डिवैल्यूएशन निकलती है। मैंने आपके सामने ये 5% 1.05 का बेसिकली मतलब ये होता है, दिस इज 1 प्लस 0.5% डिवैल्यूशन, और मैं ट्रैक कर देता हूँ। ये मेरा करेंसी की फोरकास्ट आ गई। 3-व्हीलर सेल्स, क्योंकि बिगर पिक्चर में आपने देख लिया बहुत छोटा नंबर है, सो मैं इसके ऊपर अभी इतना ज़्यादा फोकस नहीं कर रहा। आई लेट इट बी लाइक दिस। दिस इज इंपॉर्टेंट, ये सेल्स यूनिट्स क्या आते हैं, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब इसमें अजम्पशन अगेन ये व्यू बनाना पड़ेगा आपको व्यू बनाना पड़ेगा टोटली कि इसमें क्या हो सकता है। उसके लिए क्या क्या चीज़ें आप देखेंगे, आपको मल्टीपल चीज़ें। यू स्टार्ट विद द इकोनॉमी, व्हाट्स हैपनिंग इन द इकोनॉमी। करेंसी स्टेबल हो चुकी है, डिवैल्यूएशन खत्म हो चुकी है जो अभी तक नजर आ रहा है, इकोनॉमी स्टेबिलिटी की तरफ आ चुकी है, इन्फ्लेशन नीचे आ रहा है, इंटरेस्ट रेट्स नीचे आ रहे हैं। सो ये की वेरिएबल्स जो हैं वो स्टेबिलिटी की तरफ इंडिकेशन दे रहे हैं। वाइल interest rates are still elevated, अभी as at the time of basically making this video policy rate 19.5% है। 12 सितंबर को एक और मॉनेटरी पॉलिसी का डिसीजन है, उसमें कट जाता है तो थोड़ा कम हो जाएगा, बट स्टिल इट्स एलिवेटेड। 19.5% कट के 18.5 18 जो भी होता है वो भी एलिवेटेड है। बट द बिगर पिक्चर इज के थिंग्स आर मूविंग इन अ डायरेक्शन जो कि स्टेबिलिटी को इंडिकेट करती है आपकी। सो यहाँ से ये आपने पहला व्यू बना लिया जो कि नजर आ रहा है जिन चीजों के ऊपर। अगर आपकी आउटलुक ये है, आपको लगता है कि किसी वजह से करेंसी आपकी यहाँ से फर्दर डिवैल्यू होनी चाहिए, आप वो कर लें। आपके आउटलुक में क्या चीजें आ जाती हैं, आपका डेफिसिट आ जाता है जिसकी वजह से आमतौर पर डिवैल्यूएशन होती है, आपकी डेट रिपेमेंट्स आ सकती हैं, आपकी कोई भी चीज हो सकती है उसके अंदर। सो आपको अगर ऐसा लगता है कि डिवैल्यूएशन होगी, आप डिवैल्यूएशन करें। अच्छा, उसकी वजह से जब महंगाई हो रही होती है तो फिर आपकी सेल्स भी कम हो जाती हैं, बिकॉज वो गाड़ी इतनी तेजी से महंगी हो रही होती है, लोग अपनी परचेज विदहोल्ड कर लेते हैं, परचेजिंग पावर आपकी हर्ट होना शुरू हो जाती है, सारी चीजें होती हैं। तो यहाँ पे जब हम ये फैक्टर्स देखते हैं जो मैंने आपको बताए हैं, तो फिर ऑटोमोटिव सेक्टर इस पिक्चर में, मैं आपको एक और यहाँ पे चार्ट दिखाता हूँ जो मैंने बनाया था कुछ टाइम पहले। ये चार्ट, ये कार्स प्लस एसयूवी सेल्स हैं सिर्फ, इसके अंदर आपका ट्रैक्टर्स और बाकी चीजें नहीं है। कार्स प्लस एसयूवी हैं जो कि पामा के ऊपर डेटा अवेलेबल है, इसकी सोर्स पामा है। तो ये अगर आप देखते हैं FY24 के अंदर प्रॉब्ली 20 साल का लोएस्ट था, लोएस्ट इन एटलीस्ट 20 ईयर्स आपका डेटा था इसके अंदर। इसके अंदर बाय द वे कुछ जो नॉन मेंबर्स हैं सच एज किया, लकी किया, उनके नंबर्स नहीं है, बट बिगर डायरेक्शन में अगर आप देखें तो नंबर्स इतने लो पे आ चुके हैं। 20 साल में इकोनॉमी का साइज आपका बहुत बढ़ चुका है, और आप देखें सेक्टर बिल्कुल इतना लो आ चुका है। मैं 20 साल की एवरेज सेल्स अगर देखूं तो ये कोई 169,000 बनती है, यहाँ पे 1,70,000 के करीब बनती है। और आप देखें दिस इज नॉट द फर्स्ट टाइम पाकिस्तान इज गोइंग थ्रू अ साइकिल, क्राइसिस का साइकिल, दिस हैपेंस एवरी टाइम। 2007-8 के बाद देखें क्रैश आया, तो फिर आपकी फिर ऑटो की सेल्स गिर गई, फिर रिकवर होना शुरू हुई, फिर स्टेबिलिटी आई, फिर ग्रोथ आपकी आई, इकोनॉमिक ग्रोथ, एंड देन फिर क्रैश आया, फिर गिर गई, फिर रिकवरी आई, एंड देन फिर क्रैश आया हमारा 23-24 वाला, तो फिर गिर गए। जनरली हिस्ट्री तो यही कहती है कि जी क्रैश के बाद जब स्टेबिलिटी आती है तो सिक्लिकल सेक्टर्स के अंदर इंप्रूवमेंट आती है। तो इस चीज को देख के तो ये लगता है कि थिंग्स शुड बी बेटर फ्रॉम हियर ऑनवर्ड। यहाँ से यहाँ मीन तक जाती हैं, नहीं जाती हैं, अगेन दिस इज ओपन टू योर ओपिनियन। आप इसके ऊपर व्यू बना सकते हैं, कैसा आपको इकोनॉमिक आउटलुक लग रहा है उसकी बेसिस के ऊपर, और आप सोच सकते हैं इसके ऊपर। बट बीइंग कंजर्वेटिव एक ये भी तरीका हो सकता है, आप बोलें कि यार ये मैं अभी इतनी ही सेल्स अज्यूम करता हूँ जितनी चल रही है, इससे ज़्यादा मैं बहुत ज़्यादा कोई अज्यूम नहीं करता ये करती। इन दैट सेंस जैसे अभी सादगार ने 2 महीने रफली कोई 800 का एवरेज रिपोर्ट किया था, फिर उसके बाद लास्ट मंथ उन्होंने 825 का रिपोर्ट किया। मैं इसी को अगर बेस बना के 12 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो 9,900 यूनिट्स आपके साल के H6 प्लस जूलियन के बिकने चाहिए। अब अगेन जैसे हमने डिस्कस किया, अभी हम इसको ऐसे ही छोड़ देते हैं क्योंकि अभी हम सिर्फ एक मॉडल का स्ट्रक्चर खड़ा कर रहे हैं। सेलिंग प्राइस, अच्छा अब यहाँ पे सेलिंग प्राइस के अंदर आप ये कर सकते हैं, अभी तो इसको क्योंकि हम अज्यूम कर रहे हैं कि करेंसी डिवैल्यू नहीं होगी तो फिर आपको प्राइसेस में भी चेंजेस ऐसे होने नहीं चाहिए, तो हम यही रख लेते हैं और ये भी यही रख लेते हैं। बट नेक्स्ट ईयर ऑनवर्ड्स हम करेंसी डिवैल्यूएशन अज्यूम कर रहे हैं, तो हमने क्योंकि यहाँ पर 5% करेंसी डिवैल्यूएशन अज्यूम करी है, तो मैं यहीं पे 5% ये भी अज्यूम करूंगा, क्योंकि पूरी किटली आपकी तकरीबन इंपोर्ट हो रही होती है और डॉलर से लिंक्ड होती हैं आपके। इवन जो पार्ट्स आपके इंपोर्ट नहीं होते पाकिस्तान में बनते हैं, तो उनके रॉ मटेरियल कहीं से इंपोर्ट हो रहे होते हैं, तो वो इंडस्ट्री काफी हद तक डॉलराइज्ड है, पूरी ऑटोमोटिव इंडस्ट्री।
तो ये H6 की आपकी फॉरवर्ड प्राइसेस उस हिसाब से ये बन जाती हैं और जूलियन की ये बन जाती हैं। वी विल यूज़ द सेम फॉर्मूला, क्योंकि हमारे पास यूनिट्स भी आ गए हैं, प्राइसिंग भी आ गई हैं, तो हम सेम फॉर्मूला यूज़ करेंगे टू अराइव एट द रेवेन्यू। वो हमारा बनता है ये। अच्छा, इसमें हमने 1000 पर क्वार्टर अज्यूम किया था। जो 3 व्हीलर्स है मैं इसको उस हिसाब से 4000 कर देता हूँ, तो ये थोड़ा सा इतना हो जाता है। आप इसको यहाँ पे ये अज्यूम कर लें, तो ये रेवेन्यूज़ की फोरकास्ट बन गई। ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन को अगर मैं थोड़ा सा एनुअल यहाँ पे हिस्ट्री बना लेता हूँ और यहाँ पे मैं एक्चुअल कैलकुलेट कर लेता हूँ कितने थे, एंड गोइंग फॉरवर्ड हम लोग अभी यहाँ पे इसको 2025 में मैं वही 28% अज्यूम कर लेता हूँ जो हमने 4Q में अज्यूम किया था, एंड देन आई विल अज्यूम द सेम फॉर FY26। 27 पे मैं बाद में आऊँगा। ये मैं सेम मार्जिन अज्यूम कर लेता हूँ। अनलेस कोई मटेरियल चेंज आता है इस रिजल्ट के अंदर तो फिर रिविजिट करना पड़ेगा हमें आपको। जब तक यही अज्यूम कर सकते हैं आप। दिस मल्टीप्लाई बाय दिस, ये ग्रॉस प्रॉफिट आ गया, ये ग्रॉस प्रॉफिट बन गया। स्ट्रक्चर मैं इसको भी चलिए छोड़ देता हूँ। ये मेरा कॉस्ट ऑफ सेल्स इस तरह से आ गई है, ये इतना हो गया। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन, क्योंकि देखें हम 5% करेंसी डिवैल्यू कर रहे हैं, 5% सिस्टम का इन्फ्लेशन, तो हम क्योंकि यहाँ पे आप देखें 500 पर क्वार्टर आप आ चुके हैं, 100 यूनिट्स आप इंक्रीज नहीं कर रहे, तो लॉजिकली कुछ इंक्रीज नहीं होना चाहिए। तो 500 मल्टीप्लाई बाय जब आप 4 करते हैं तो 2 अरब रुपए साल का आपका सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए। बट आप अज्यूम कर लें अनदर 10% इन्फ्लेशन, तो आप इसको 1.1 कर दें और फिर इसके ऊपर आप एक इन्फ्लेशन और लगा सकते हैं 1.1। सेम गोज फॉर एडमिन एक्सपेंसेस, जो वहाँ पे हमने 125 पर 100 अज्यूम कर लिया था, तो 125 पे यही काम कर सकते हैं। 125 मल्टीप्लाई बाय 4 और फिर इस पर भी 10% एक इन्फ्लेशन लगा दें नेक्स्ट ईयर के लिए, ये इस पर लगा दें। अच्छा, अब हम आ गए हैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट के ऊपर और अदर ये फाइनेंशियल चार्जेस जो हमने देखा था कि डेट वेट काफ़ी कम हो चुका है और ये इतना छोटा सा नंबर हो चुका है कि अभी कोई सच इसमें इतना मीनिंगफुल है नहीं। बट वो 30 मल्टीप्लाई पर मैं 4 भी कर दूं, या अगर ये बेसिकली यहाँ से डबल भी हो जाए तो इतना फ़र्क पड़ेगा नहीं, तो मेरा ख्याल है कि इसको इतना तवज्जो देने की ज़रूरत नहीं है। ये अगेन इंपॉर्टेंट है हमारा यहाँ पे। अदर चार्जेस पे आई विल अप्लाई द सेम फार्मूला जो 7.5% ऑफ पीबीटी था, ये रहा यहाँ पे मैंने लगा दिया। ये आप देख सकते हैं यहाँ पे पीबीटी का 7.5%। एंड देन अदर इनकम पे मैं अगेन उसी से फॉर द सेम रीजन में बाद में वापस आता हूँ। टैक्सेशन अगेन this multiply this 39%, this multiply this, and then you arrive at profit after taxation। ये हो गया। EPS के लिए आप करेंगे डिवाइड बाय 60.45, तो ये EPS आ गई आपकी। एंड यू हैव बेसिकली अब DPS, तो DPS अब मैं वही फॉर्मूला अगर लगाऊं तो EPS मल्टीप्लाई बाय 25% गोइंग बाय हिस्टोरिकल पॉलिसी, तो वो आपका 58 रुपीज़ बनता है। मैं इसको थोड़ा सा और एम राउंड अगेन वही वाला फार्मूला यूज़ करके मल्टीपल 2 का कर देता हूँ उसको वो करने के लिए। सेम मैं यहाँ पे लगा देता हूँ। ये डिविडेंड्स बनते हैं इनके जो होने चाहिए। अब हम आते हैं अदर इनकम के ऊपर, जिसके लिए मुझे अगेन कैश बैलेंस चाहिए, क्योंकि पूरे साल का आपको एवरेज देखना पड़ता है। सो इस साल अगेन क्या हुआ होगा, ये कैश इनिशियल कैश बैलेंस प्लस प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आपका आप अज्यूम कर सकते हैं इस केस के अंदर कि ऐड होगा, एंड डिविडेंड माइनस होगा। डिविडेंड कौन सा माइनस होगा, यहाँ पे डिविडेंड आपका जो 4th क्वार्टर के अंदर यहाँ पे आप पे कर रहे हैं ये वाला। एंड क्योंकि ये पर शेयर है मैं इसे मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ शेयर्स कर देता हूँ, तो ये टोटल डिविडेंड हो गया। तो मेरा कैश बैलेंस एट द एंड ऑफ दिस पीरियड शुड बी 23 बिलियन। और यहाँ पर मैं और इजी करता हूँ इसको, दिस कैश प्लस प्रॉफिट। अच्छा, यहाँ पर एक पीरियड पीछे वाला होता है, जैसे क्योंकि जब अनाउंस होता है तो नेक्स्ट पीरियड स्टार्ट हो चुका होता है, तो यहाँ पर मैं इस पीरियड को DPS को देखूंगा 60.45 और ये फिर से मेरा कैश बैलेंस निकल आया। अब मैं यहाँ पे जाता हूँ, एवरेज लगाता हूँ इन दोनों पीरियड्स का, और इसके ऊपर अब मैंने अज्यूम करना है जी इंटरेस्ट रेट कहाँ जाएगा। इंटरेस्ट रेट की आउटलुक अब आप बना सकते हैं, उसके मुख्तलिफ तरीके होते हैं। आप देख सकते हैं कि पाकिस्तान में 10 साल का एवरेज क्या है, 20 साल का एवरेज क्या है, तो उस तरह से आप चीज़ें देख सकते हैं। एक तरीका ये है कि पाकिस्तान में इन्फ्लेशन ऑलरेडी 9.6% आ चुकी है, नेक्स्ट मंथ की फोरकास्ट और 8 पॉइंट समथिंग की है, बट आप 9.610 को राउंड ऑफ कर लें, थोड़ा सा रियल रेट अज्यूम कर लें, तो एक आप कह सकते हैं कि कंफर्टेबली 13-14% पे आप वो कर सकते हैं, या 15%, अभी 15% पे तो जा रहे हैं आप, बट और कंजर्वेटिव आप होना चाहते हैं, आप कहें 2 साल के अंदर या बाय द एंड ऑफ दिस पीरियड या आगे पीछे आप 13% आप एक अज्यूम कर सकते हैं या 14% आप अज्यूम कर सकते हैं। आई अज्यूम 13% के इनको ये सालाना इनको एवरेज रिटर्न कमा लेंगे इसके ऊपर। सो ये अदर इनकम हो गई, एंड देन ये फर्दर अदर इनकम हो गई आपकी। तो ये मेरी अब इंक्लूडेड अदर इनकम मेरी EPS भी आ गई और उसके साथ DPS आ गए।
अच्छा, ये हमारा FY25 और 26 तक की तो हमारी फोरकास्ट इस तरह से हमने बना लिया है। अब एक बड़े ही क्रिटिकल टॉपिक के ऊपर आते हैं, ये ग्रॉस मार्जिन के ऊपर, क्योंकि जो ऑटोमोटिव पॉलिसी है वो आपको सब्सिडाइज्ड या कंसेशनरी ड्यूटीज़ का स्ट्रक्चर प्रोवाइड करती है एज एन इंसेंटिव कि आप ऑपरेट करें, बट वो 5 साल के लिए होता है, जो कि साजगार इंजीनियरिंग का एक्सपेक्टेड है कि एक्सपायर होगा इन 2026। तो जो उनका 2027 FY27 होगा उसमें वो ड्यूटीज़ बेनिफिट नहीं रहेंगे। तो जब ड्यूटीज़ इंक्रीज होंगी तो नेचुरली रॉ मटेरियल कॉस्ट आपकी बढ़ जाएगी, या जब बढ़ जाएगी तो आपके मार्जिन को कम होना चाहिए, अज्यूमिंग दे डोंट इंक्रीज प्राइसेस, जो कि मुझे नहीं लगता प्राइसेस इंक्रीज करेंगे, क्योंकि मैनेजमेंट ने खुद भी अपनी जो एक एनालिस्ट ब्रीफिंग करी थी उसके अंदर उन्होंने यही हिंट दी थी कि हम जो है जो कॉस्ट प्रेशर्स होंगे अब्जॉर्ब कर लेंगे, तो उनके पास इनफ रूम है, जो कि नज़र भी आ रहा है आपको इतने हाई क्रॉस प्रॉफिट मार्जिन के साथ। अब वो एस्टिमेशन कैसे करें, उसके लिए मैंने थोड़ी सी रिवर्स इंजीनियरिंग करी है चीज़ों को करने के लिए। सो देखिए, जो लास्ट रिजल्ट आया जिसमें हमने देखा कि 29% इसका ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन आया, और इसमें और वो अपना ऑटोमोटिव जो 3 व्हीलर्स हैं उनका भी नंबर शामिल था, तो आई अज्यूम के 30% ग्रॉस मार्जिन HEV के ऊपर इनका होगा। और जूलियन पे मैंने 26%, 27 अज्यूम किया हुआ है, अभी अजम्पशन है बेस्ड ऑन जो पिक्चर्स नज़र आ रही हैं। अब मैंने ये परसेंटेज में मैं इसमें से रिवर्स इंजीनियरिंग करता जाता हूँ थोड़ा थोड़ा, और आपको बताता जाता हूँ। ग्रॉस मार्जिन इन टर्म्स ऑफ रुपीज़ मुझे देखना हो तो मार्जिन अगेन हमेशा याद रखिएगा कि वो सेलिंग प्राइस के ऊपर होता है या सेल्स के ऊपर होता है। सो सेलिंग प्राइस इंटू 30, ये मेरा आ गया पर कार जो इसका मार्जिन बनता है। इसके अलावा फिर मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट आती है जो इसमें से आपकी माइनस होनी चाहिए। ये आप अगेन कैलकुलेट कर सकते हैं पर यूनिट अगर आपको देखना हो तो। जो मैंने आपको कॉस्ट का ब्रेकडाउन नहीं दिखाया था, जो इसको मैं बंद कर देता हूँ, लेट मी गो बैक। ये यहाँ पर ये सारी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट आप ऐड कर लें, इसमें से जो रिक्शाओं की होगी थोड़ी सी वो माइनस कर दें, और नंबर ऑफ यूनिट्स जो प्रोडक्शन के आपको पामा से मिलेंगे आप क्वार्टर का डिवाइड कर दें, तो ये नंबर जो मैंने किया था रफली आई थिंक 4 लाख जैसा निकला था। तो ये 4 लाख आपका अज्यूम कर लिया, तो जो आपकी टोटल कॉस्ट पीछे रह जाती है इसकी गाड़ी की, मेरे हिसाब से वो ये रह जाती है आपकी दिस माइनस मार्जिन दिस, ये इसकी कॉस्ट रह गई है पीछे से इन दोनों की, जो आपकी कॉस्ट होनी चाहिए। अब हम आते हैं पीछे और रिवर्स इंजीनियरिंग करते हुए कि जी ड्यूटीज एंड अदर कॉस्ट। ठीक है जी, ड्यूटीज एंड अदर कॉस्ट यहाँ पे लिखा हुआ है, मैंने इसको कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ। ये इसमें कुछ अप्लाई हो रही होंगी कि जिसके बाद ये आपकी टोटल कॉस्ट, रॉ मटेरियल कॉस्ट आपकी बन रही होगी इसके अंदर। अच्छा, ये ड्यूटीज़ का स्ट्रक्चर जो है ये मैं यहाँ पे दिखाता हूँ। इसको ड्यूटीज़ जो यूजुअली होती हैं ऑटोमोटिव में, वो इस तरह से, मेरी अंडरस्टैंडिंग है हाइब्रिड की थोड़ी सी इस तरह से है। लोकलाइज और नॉन लोकलाइज का तो सबको पता होता है कि ये इस तरह से होता है, बट क्योंकि डिफरेंट हाइब्रिड के ऊपर HEV की हम बात कर रहे हैं तो यहाँ पे हाइब्रिड पार्ट्स इसके अलग से आ जाते हैं। अब यहाँ पर ड्यूटी, करंट जो ड्यूटीज़ हैं वो कुछ इस तरह की हैं। ये EV पॉलिसी के अंदर है, आपको जब ये आप देखेंगे आपको नजर आएगा ये ड्यूटी स्ट्रक्चर है। इसको मैं छोड़ देता हूँ ये, और आपको कहाँ से नजर आएगा अगर आप इसकी EV पॉलिसी देखेंगे, मेरे पास तो पड़ी हुई है, मैं इसको यहाँ पे जाता हूँ, मेरे पास EV पॉलिसी, ये मेरे पास डॉक्यूमेंट पड़ा हुआ है। इसके अंदर अगर आप जैसे देखेंगे आप आते हैं यहाँ पर टैरिफ इंसेंटिव फॉर कार्स, SUVs एंड LCVs। इसके अंदर जब आप ये नीचे जाएंगे तो यहाँ पर इन्होंने ये एक टेबल दिया हुआ है बेसिकली डिटेल में कि क्या होगा। सो आप ये देखें, जो यहाँ पर CKD आप देखें, CKD जो नॉन लोकलाइज्ड है उस पर 30% आपकी करंट स्ट्रक्चर होता है, लेकिन इसमें आप ये देखें 20% इनको कंसेशन प्रोवाइड किया गया अंडर द पॉलिसी न्यू एंट्रेंट्स को। तो 20% जब आप 30 में से माइनस कर देते हैं तो ये पीछे 10% रह जाता है, जो कि मैंने नॉन लोकलाइज में आप देखें 10% अस्यूम किया हुआ है। इसी तरीके से लोकलाइज 45% बनता है, और उसमें भी ये देखें सेम चीज़ है कि 20% कंसेशन प्रोवाइडेड है इसके अंदर। तो आप इसमें 20 माइनस करते हैं तो वो 25% लोकलाइज पार्ट्स के ऊपर कस्टम ड्यूटी का स्ट्रक्चर बन जाता है आपका। बाय द वे दीज आर जस्ट कस्टम ड्यूटीज़, और भी ड्यूटीज़ होती हैं रेगुलेटरी वगैरह। फिर ये हाइब्रिड है, हाइब्रिड के ऊपर देखें यहाँ CKD हाइब्रिड रिलेटेड ये फ्लैट 10% है जो कि नज़र आ रहा है यहाँ पे, वो हमने 10% अज्यूम कर लिया। अब टोटल नेट ड्यूटी निकालने के लिए हमें कुछ वेट्स अज्यूम करने होते हैं। अब ये मैंने थोड़ी सी रिसर्च करी थी, थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग है मेरी, क्योंकि EV पे मैंने पहले थोड़ा सा काम किया हुआ है, तो ये मेरा थोड़ा अंदाज़ा ये नंबर्स का है कि इस तरह का कुछ इनका स्ट्रक्चर होना चाहिए। अगेन दीज आर नॉट फैक्ट्स, आई विल स्टेट अगेन, दिस इज माई असेसमेंट एंड दिस इज सब्जेक्टिव। थोड़ा सा मेरा अगेन आई यूज सम एक्सपीरियंस ऑफ EV दैट आई हैव, एंड थोड़ी सी मैंने रिसर्च करी थी ऑनलाइन। सो दिस इज आई केम व्हाट आई केम ऑफ विद दीज वेट्स। ये आगे पीछे एक्चुअली कुछ ना कुछ डिफरेंट हो गई।
तो मैं वेटेड एवरेज अगर ड्यूटी निकालने जाऊँ इनकी, तो वेटेड एवरेज ड्यूटी जो बनती है इनकी कोई 13% बनती है। इस तरह से अगर आप देखें वेट्स मल्टीप्लाई बाय करंट ड्यूटी स्ट्रक्चर, ये 13% सिर्फ कस्टम ड्यूटीज़ हैं। इसके अलावा फिर और चार्जेस भी होते हैं, जैसे रेगुलेटरी ड्यूटीज़ भी लगती हैं आपकी चीज़ों के ऊपर, हाइब्रिड के ऊपर मेरा ख्याल है। तो वो रेगुलेटरी ड्यूटीज़ दूसरी, ये सब मिला के मैं अज्यूम कर लेता हूँ कि ये 15% मैं इसमें ऐड कर लेता हूँ कि वो लगती होंगी। तो ये आपका कुछ परसेंटेज में ड्यूटीज़ कुछ ये 28% जैसी बन जाती हैं। सेम गोस हेयर, प्लस 15% ये आपका इस तरह से बन जाता है। अब पीछे मैं इसको रिवर्स इंजीनियर करूँगा तो फिर वो सीकेडी मेरी कॉस्ट निकल के आ जाना चाहिए, जो कि अगेन टोटल कॉस्ट में से मैं ये इन ड्यूटीज़ को माइनस कर देता हूँ, ये इस तरह से निकाल देता हूँ बेसिकली 1 डिवाइड बाय करके। तो ये मेरे नंबर्स आ रहे हैं जो कि सीकेडी कॉस्ट के मेरे हिसाब से हो सकते हैं। यहाँ पे अगेन कुछ डिफरेंट हो सकता है, अगेन जो मैंने आपके सामने वर्किंग करी है कुछ नंबर्स दिखा के इस तरह की कुछ शक्ल लग रही है। तो ये आपका निकला है। अच्छा, अब मुझे कॉस्ट किस लिए एसेंशियल थी? मेरे लिए कॉस्ट इस वक्त इसलिए एसेंशियल थी क्योंकि जो ये वाला नंबर है ड्यूटीज का, जब ये चेंज होगा तो मेरी कॉस्ट कहाँ चली जाएगी, ये इस वजह से मैंने ये सारी वर्किंग करी थी। अब क्योंकि सीकेडी कॉस्ट के ऊपर यहाँ पे ड्यूटीज लगती हैं, अब मैं नीचे की तरफ जो ये वाला पोर्शन है मैं इसको यहाँ पे इस तरह से हाईलाइट करके कुछ काम कर लेता हूँ। ये वाला जो पोर्शन है यहाँ पर हम रिवाइज कॉस्टिंग करने की कोशिश करते हैं। तो रिवाइज ड्यूटीज एंड अदर कॉस्ट, सो मैं अगेन सॉरी मैं इसको लिख लेता हूँ, रिवाइज ड्यूटीज प्लस अदर्स कर दिया। ये यहाँ पे कैसे आएंगी, इसके लिए पहले मैं जाता हूँ यहाँ पर रिवाइज ड्यूटी स्ट्रक्चर देखने के लिए। सो रिवाइज ड्यूटीज मैं एज्यूम करता हूँ कि वही हो जाएंगे, जो 30 है वो 30% पे चला जाएगा, ये 45% हो जाएगा। अच्छा, ये 10% के ऊपर अभी इसके कोई बेंचमार्क एग्जिस्ट नहीं करता, बिकॉज ये पहली मर्तबा हुआ है आपका ना, हाइब्रिड के ऊपर कुछ आया है। तो ये 10% से बढ़ के जाती हैं कहीं या 10% पे ही रहती हैं, इट्स एनीवन्स गेस राइट नाउ। सो मैंने ऐसे ही अज्यूम कर लिया कि 15% जाएंगी, इससे ज़्यादा नहीं जाएंगी। दिस इज माई अजम्पशन, इट कुड बी राइट, इट कुड बी रॉन्ग, यू डोंट नो, बिकॉज उसकी ये पता ही नहीं है अभी क्या होगा। हो सकता है गवर्नमेंट इस हाइब्रिड को और इन चीज़ों को एनर्जी कंजर्वेशन और ग्रीन क्लाइमेट के चक्कर में इस चीज़ को इंक्रीज ही ना करे, ये भी पॉसिबिलिटी हो सकती है। एट सम पॉइंट हो सकता है डिक्रीज भी हो जाए, यू नेवर नो। सो अभी मैं इसको एक अजम्पशन से चलना है, तो मैं इसको 15% लेके चलता हूँ। अगेन फिर मैं वेटेड एवरेज ड्यूटीज निकालता हूँ, तो ये नंबर यहाँ पे आ जाता है 29% पे चला जाता है ये नंबर। ये 13% से 29% हो गया आपका तकरीबन। तो अब मैं अगेन सेम फार्मूला अगर लगाऊं यहाँ पे, वो 15% बाकी चीज़ें मैं ऐड कर दूं इसके ऊपर, ये मेरी ड्यूटीज़ चली जाती हैं 44% के ऊपर, और ये ड्यूटीज़ मेरी चली जाती हैं यहाँ पे 15, ये भी 44 हो जाती हैं। फिर मुझे इसके अंदर सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट ऐड करनी है, जैसे कि मैंने ऊपर की हुई है, वो मैं सेम नंबर ले लेता हूँ जो मैंने ऊपर लिया हुआ है, ये रहा। तो अब टोटल कॉस्ट जो रिवाइज मेरे पास आनी चाहिए, जो इनके लिए होगी, वो बननी चाहिए। पहले तो आप ये ले लें, ठीक है, सॉरी ये ले लें। इसके अंदर हम इसमें इंक्रीज कर दें 1 प्लस जो ये ड्यूटीज हमारी आने जा रही हैं, और फिर हम इसमें ऐड कर देते हैं मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट। तो मेरी टोटल कॉस्ट, ये क्या हो गया, ओ फॉर्मूले में डिस्टाइरेक्ट लगाना भूल गया, ये आ गई मेरी टोटल कॉस्ट जो कि रिवाइज कॉस्ट हो जाएगी 8.4 मिलियन, जो कि अभी शायद 7.1 मिलियन है, ये हो जाएगी। सेम फॉर्मूला यहाँ लगाता हूँ। तो जो अब रिवाइज्ड ग्रॉस मार्जिन मुझे नज़र आ रहा है, वो मैं माइनस कर दूंगा ये सेलिंग प्राइस से, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट, तो ये 2.3 मिलियन हो जाता है, जो कि पहले 3.2 मिलियन था, ये ऐसा नज़र आ रहा है। इसी तरीके से जो इधर 2.26 मिलियन था वो 15 लाख पे आ जाता है। एंड रिवाइज जब मैं ग्रॉस मार्जिन परसेंटेज निकालता हूँ मैं इसकी, तो ये ग्रॉस मार्जिन डिवाइडेड बाय सेलिंग प्राइस, ये मेरा मार्जिन 22% पे चला जाता है, जो कि 30 पे था, 30 से 22 हो गया, एंड देन ये 18 हो गया। तो मैं और इसको डेसिमल्स में अगर देख लूँ और मैं इसका एवरेज देख लूँ, ये देखिए आपको एवरेज 20 नजर आ रहा है, पूरा इत्तेफाक से 20% निकला है, 21.6 और 18.3 ये 20% में जाता है। सो रिवाइज जो ग्रॉस मार्जिन आफ्टर एक्सपिरेशन ऑफ कंसेशनरी ड्यूटीज है या इंक्रीज जब होगा, तो आई थिंक के ये नंबर एक अज्यूम किया जा सकता है FY27 के अंदर। तो आई विल अज्यूम दैट नंबर हियर एंड देन आई विल टेक इट फॉरवर्ड फ्रॉम हियर यहाँ से, एंड बाकी वर्किंग आपकी एज इट इज रहेगी। तो आप ये पूरे इस तरह से ड्रैग कर देंगे। आपके ये क्या हो गया, ओ आपका कैश नहीं होगा, सॉरी कैश भी ट्रैक करना पड़ेगा,
ये मैं कैश ट्रैक किया, ये एरर आ रहा है, इसको यूँ करना पड़ेगा थोड़ा सा, ये एरर आ जाता है इन दैट केस। अब आप कर लें, ये हो गया। सो मैंने ये अंडू किया था, असल में डिलीट करके अंडू किया तो दोबारा रिवाइज कैलकुलेशन हो गई। तो अब आपके सामने नज़र आ रहा है इस तरह के कुछ नंबर्स आपके बनते हैं। ये जो EPS है ये नेक्स्ट ईयर की 2254 जैसी बनती है, फिर 280, एंड देन आफ्टर एक्सपिरेशन ऑफ ड्यूटी जब मार्जिन टूटता है तो 222 223 पे आ जाती है, एंड देन फिर दोबारा ग्रोथ शुरू हो जाती है। अच्छा, ये जो ग्रोथ आ रही है डिस्पाइट दिस फ्लैट यूनिट्स, ये बेसिकली इंक्रीज इन प्राइस आ रही है। ये जो प्राइस इंक्रीज होता है एंड देन परसेंटेज पे मार्जिन सेम है तो पर एब्सोल्यूट वैल्यू में भी मार्जिन इंक्रीज होता है, उसकी वजह से थोड़ी थोड़ी आपका ग्रोथ आ रही है। और दूसरा ये सोर्स ऑफ जो ग्रोथ है वो ये है अदर इनकम, बैलेंस शीट पे कैश जमा हो रहा है। तो या तो देखें ये कैश से री इन्वेस्टमेंट होगी किसी प्रोजेक्ट के अंदर जिससे ग्रोथ आएगी, या ये कैश डिविडेंड के तौर पे पे आउट हो जाएगा। इवन इन दैट केस इट विल फॉर्म अ पार्ट ऑफ योर शेयर होल्डर वैल्यू। तो ये यहाँ पे हमारा इतना पार्ट कंप्लीट होता है। अब ये जो कंपोनेंट था हमारा, मैंने पहले भी कहा था, इसको देखें, ये अगेन आई विल कम बैक हियर, ये की कंपोनेंट है। ये अब आपका अजम्पशन है, आपने इसमें अज्यूम करना है कि जी क्या होगा। अच्छा, इसमें एक और अजम्पशन ये भी है कि हमने 50-50% जो है ना वो जूलियन हाउस को हम अज्यूम करके चल रहे हैं। एक तरीका देखने का ये है कि जी आपका, जैसे मैंने कहा, इकोनॉमी स्टेबिलिटी की तरफ जा रही है तो चीज़ें बेहतरी की तरफ जा रही हैं। चार्ट मैंने आपको दिखाया था कि सेल्स कितनी लो है, ये रिकवर हो सकती हैं। एंड जो जूलियन है खास तौर पे, इट फॉल्स इन द रेंज ऑफ कोरोला क्रॉस, और शायद स्पोर्टेज का भी जो बातें हो रही हैं HEV वर्जन आता है, अगर वो आता है तो शायद ये सेम प्राइसिंग के अंदर होंगे। और मुझे लगता है इंडस्ट्री ग्रो करती है तो शायद ये भी ग्रो कर सकते हैं। एट द सेम टाइम अगर इकोनॉमी इसी तरह से फंसी रहती है और किसी वजह से करेंसी डिवैल्यू हो जाती है ज़्यादा, कि भाई डेट रिपेमेंट्स लंबी चौड़ी आ गई, करेंसी डिवैल्यू लंबी हो गई, महंगाई हो गई, तो हो सकता है वॉल्यूम्स बिग गिर भी जाए। सो इट कैन गो बोथ वेज। अब ये आपने अपनी कॉल लेनी है। आज जैसे मैंने शुरू में कहा था, आवर जॉब, आवर टास्क और ऑब्जेक्टिव हियर इज बेसिकली टू एजुकेट यू हाउ टू डू इट। अब उसमें कॉल्स आपने लेनी है, आप खुद कर सकते हैं। अभी आप बना ये खुद सकते हैं, ये पूरे स्ट्रक्चर अब आप खुद बना सकते हैं। मैंने आपको ये भी बता दिया डेटा कहाँ से लेना है, कौन सा डेटा कहाँ से मिलेगा, आप जाकर ढूंढ सकते हैं। और इस चीज़ को, प्रोसेस को देखते हुए आप ये नंबर्स खुद फोरकास्ट कर सकते हैं। अजम्पशंस आर ओपन टू बेसिकली इंटरप्रिटेशन, या आप जो भी इसके अंदर करना है। एक चीज़ और है यहाँ पे जो आपको सोचना चाहिए जिस बारे में, वो ये है कि इन्होंने इसके अलावा 2 गाड़ियों की बुकिंग्स और ऑन करी में। एक ओरा 3 है जो कि टोटली इलेक्ट्रिक कार है, एक आपकी टैंक 500 है जो कि HEV वर्जन है, एक बड़ी SUV का। एंड देन रिसेंटली अभी, अच्छा, उनकी बुकिंग्स ऑन हो चुकी हैं। इसी तरीके से रिसेंटली ओरा 7 जो कि एक और इलेक्ट्रिक EV कंपनी है, EV कार है सॉरी, वो भी इन्होंने अनाउंस किया है। और उसके अगर आप देखेंगे इंस्टाग्राम वगैरह पे आपको उसके एड्स नज़र आ रहे होते हैं। तो वो 3 गाड़ियाँ लॉन्च कर चुके हैं। तो कंजर्वेटिव होने का तरीका तो यही है कि जी जो गाड़ी बिक रही है, मार्केट में टेस्टेड है, चीज़ें, लोगों के रिव्यूज़ मौजूद हैं, आप उसको देख के चल रहे हैं। एक ये कंजर्वेटिव होने का तरीका है। थोड़ा सा आप और रियलिस्टिक होने की कोशिश करें तो हो सकता है आप उसके अंदर जाके आप अज्यूम कर सकते हैं कि जी वहाँ पे आपके कुछ यूनिट सेल हो सकते हैं, नहीं हो सकते। अब आप वहाँ पे उस चीज़ को इसमें कैसे इनकॉर्पोरेट करेंगे? आप ऐसे इनकॉर्पोरेट करेंगे कि फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे ऐसे ही ओरा कर लेता हूँ, एक ओरा मैं कर लिया यहाँ पे, मैं ओरा 7 अज्यूम कर लेता हूँ अभी, छोटा सा, ज़्यादा उसमें मैं डिटेल में जाता है। ये सिर्फ मैं आपको एक्सप्लेन करने के लिए कर रहा हूँ कि आप किस तरह से सोच सकते हैं। इसी तरीके से ओरा की प्राइस आपको अज्यूम करनी पड़ेगी, ओरा 7 की प्राइस। और यहाँ पे मैं अगर अज्यूम करूँ FY25 छोड़ देते हैं और FY26 में चले जाते हैं, क्योंकि अभी ये CPUs इन्होंने कुछ मंगाएंगे, बेचेंगे, CKD लॉन्च करते करते हो सकता है, अगेन इफ़ CKD इज़ लॉन्च, तो वो FY26 से पहले नहीं हो पाएगा। तो यहाँ पे अब आप एक अजम्पशन ले सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं ऐसी 1000 यूनिट्स का अजम्पशन लेता हूँ कि भाई लेट से 1000 गाड़ियाँ बेच देते हैं। अब वी नीड प्राइस। अच्छा, प्राइस की जो बातें हो रही हैं, जिसमें पार्क व्हील्स के अंदर एक आर्टिकल आया था, मुझे जो याद पड़ा था उसके अंदर लिखा हुआ था कि 16 to 18 मिलियन की एक्सपेक्टेड प्राइस है। मैं 17 मिलियन ले लेता हूँ, और इसमें से अगेन मुझे वो 2 चीज़ें निकालनी पड़ेंगी। पहली है 1 पहले मैं इसे डिवाइड करता हूँ 1.085, जो कि इसमें से ये इलेक्ट्रिक है। तो इलेक्ट्रिक के अंदर आपका जो सेल्स टैक्स है वो आई थिंक 1% है, तो आप इसमें से 1% माइनस करेंगे एंड देन डिवाइड बाय 1.02 कर दें, जो कि वो डीलर्स और उनका बनता है मार्जिन वगैरह जो मैंने आपसे बात करी थी। ये जब आप करते हैं तो जो सेलिंग प्राइस ये कोई 16.5 बन जाती है। अगेन ये डिपेंड करता है, आप 16 पे आता है, 17 पे आता है। अगर आप और कंजर्वेटिव होना चाहते हैं, आप 16 यहाँ पे ले लें, तो 15.5 मिलियन की आपकी नेट सेलिंग प्राइस हो जाती है आपकी। ये हो गया। अब आप यहाँ जाएंगे और इसके अंदर अब आप इसको भी ऐड कर देंगे। ये यूनिट्स हो गए और ये इसकी प्राइस हो गई। मार्जिन आपने ऑलरेडी ज्यूम किया हुआ है, क्योंकि अभी
इनके पास 2026 में हायर मार्जिन्स का रूम है, ड्यूटीज इनके पास लोअर होंगी, सो दे कैन बेनिफिट फ्रॉम हायर मार्जिन्स। सो वो नंबर हो जाएगा, ये नंबर आपका देखें डायरेक्टली खुद ही बड़ा हो गया आपका ये, क्योंकि थोड़ी सी डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट आप यहाँ पे और बढ़ा सकते हैं, बोलें कि 1000 गाड़ियाँ बेचनी है, शायद इनको 500 मिलियन का खर्चा और करना पड़ जाएगा, तो 500 आप यहाँ से और ऐड कर लें मिसाल के तौर पे। थोड़ा सा एडमिन कॉस्ट आप इंक्रीज कर लें, बोले 500 मिलियन है, यहाँ से इनको 200 मिलियन और इंक्रीज करना पड़ जाएगा आपको। तो ये आपके कुछ नंबर्स इस तरह के विद इट आ जाते हैं, और ये आप आगे यहाँ पे और अज्यूम कर सकते हैं। इसको भी मैं थोड़ा सा बोल्ड कर लेता हूँ। अब ये अजम्पशन है कि आपने 1000 पे ही लेके करना है, तो ये आप देख लें जी, ये प्राइस, अच्छा प्राइस को अगेन उससे वो करना पड़ेगा आपको 1 पॉइंट, क्योंकि डॉलराइज्ड होगा तो आपको इसमें 5% जो हमने शुरू में किया था वो आपको ऐड करना पड़ेगा। दिस रेवेन्यू मैं यहाँ पे ऐड कर देता हूँ, ये फॉर्मूला मैं ड्रैग कर देता हूँ, तो ये नंबर्स बन गए। अच्छा, इनको मैंने पहले ही थोड़ा सा इंक्रीज कर दिया था, तो आई थिंक ये इंक्लूड है, अकाउंट फॉर कर रहा है। ये इस तरह की कुछ शक्ल बनती है। अब ये सेंसिटिविटी है, यूजुअली आपको क्या करना चाहिए, आपको सिनेरियोज बनाने चाहिए। आप सिनेरियोज बनाएंगे कि जी क्या हो सकता है। ये मैंने जहाँ पे 10,000 पे आप बोलेंगे 250 की ईपीएस बनती है, 10,000 पे 250, और ये ड्यूटीज़ के बाद भी बाय द वे 250 की ईपीएस बन रही है, अज्यूमिंग 1000 गाड़ियाँ और आ जाती हैं, तो अभी मैं इसको 0 कर देता हूँ लेट्स से। तो मेरी 250 की ईपीएस और पे 215 की ईपीएस बनती है इन दिस केस, लेकिन इसमें याद रखिएगा कि मैंने एडिशनल ये 500 ऐड कर दिया था, जो मैं अभी रिमूव नहीं कर रहा हूँ। अच्छा, ये यहाँ पर 10,000 है, कंजर्वेटिवली आप कहते हैं कि जी मैं 5,000 पे अपनी वर्किंग बनाता हूँ, जो 3 साल तक ये 5,000 रहेगा जी। तो आपके नंबर्स ये बन जाते हैं जी, आपकी 125 रुपये की ईपीएस हो जाती है, फिर 130 और फिर 100 रुपये पे आ जाते हैं आपके। आप दूसरा इसमें फिर वॉल्यूम्स में अब जैसे वापस 9,900 में 10,000 कर देता हूँ, ये 10,000 10,000 10,000, तो वही नंबर्स आ गए। आपको लग जाएगा कि ये नंबर बढ़ सकता है, आपने कुछ भी 15,000 15,000 15,000 कर दिया, तो ये इस तरह से ये नंबर आ गया, आपके ईपीएस चेंज हो गई आपके उस हिसाब से। अब आप इसमें सिनेरियोज बनाएं, बेस केस सिनेरियो, वर्स्ट केस सिनेरियो और बेस्ट केस सिनेरियो। अब बेस केस सिनेरियो, जब आप सिनेरियो बनाते हैं तो आप सारे अजम्पशंस का बनाते हैं। अच्छा, हमने सिंप्लीफाइड रखा है और हमने अजम्पशन जो मेजर रखे हैं यहाँ पे वो 2 ही रखे हैं, यूनिट्स एंड देन मार्जिन्स। ठीक है, तो मार्जिन के ऊपर आप चेंज करके, जिस तरह से आपने ये चेंज किया, मार्जिन भी चेंज कर सकते हैं। आप बोलेंगे कि जी 5,000 यूनिट्स होंगे, सॉरी 5,000 यूनिट्स होंगे, और मार्जिन जो होगा जी ये तो वापस 20% हो जाएगा, आपकी ईपीएस आ जाएगी भाई, ये तो 85 रुपीज़ की ईपीएस हो गई इन दिस केस। तो ठीक है जी, आप बोलते हैं वापस जाते हैं कि 10,000 बिक जानी चाहिए, इंडस्ट्री भी रिकवर होगी, तो और मार्जिन तो फिर ये सस्टेन कर ही लेगा, तो जी यहाँ भी 250 रुपये की ईपीएस हो गई। एंड फिर इस तरह से देख सकते हैं। अच्छा, ऊपर जाते हुए शायद बहुत ज़्यादा मार्जिन नज़र नहीं आ रहा है यहाँ से, अगर वॉल्यूमेट्रिक ग्रोथ और भी आती है तो थोड़ा बहुत क्वेश्चन ज़रूर बनेगा, बट बहुत ज़्यादा शायद ना बने, बट वो अगेन थोड़ा बहुत ना 30 करके मैं भी उसको देख सकते हैं। सो ये तरीका है। अगेन इसी तरीके से ये 10,000 आपने कर लिया सारा, यहाँ पे अब आपने 1000 गाड़ियाँ और रिज्यूम करी थी, वो आप 1000 के बाद फिर आप एक तरीका ये आप बोलेंगे 2000 गाड़ियाँ बिक जाएंगी, एनवायरमेंटल पुश मौजूद है, ईवी की बातें हो रही हैं, आई डोंट नो कितना होता है, 2000 करके भी आप देख सकते हैं भाई क्या होगा, क्योंकि जहाँ पे हम बात कर रहे हैं कि 1.5 लाख गाड़ियाँ एवरेज साल की बिकती हैं, वहाँ 2,000 नीश प्रोडक्ट में भी बिक सकता है, मे बी नॉट। सो इस तरह से अब आप सेंसिटिविटी एनालिसिस करके कर सकते हैं। आई कीप 1000 हियर एंड देन 2000 हियर, एंड क्योंकि इसमें ओरा 3 भी है, ओरा 7 भी है, एंड देन टैंक भी है, मैं उनको इग्नोर कर रहा हूँ, तो बेसिकली आई एम अज्यूमिंग कि थोड़ा बहुत वो थोड़ा करके सब यहाँ पे कवर हो रहा है। आइडियली तो आपको सभी करना चाहिए, एक एक करके आप अज्यूम कर लें, भले आप अज्यूम करें टैंक 500 के 5 यूनिट्स बिकेंगे या 100 यूनिट्स बिकेंगे, आपको उस हिसाब से देख लेना चाहिए। वैल्यूएशंस पे आते हैं, तो देखें वैल्यूएशंस में वैसे फ्री कैश फ्लो बेस्ड वैल्यूएशन एक यूज़ किया जाता है कैश फ्लो पॉइंट ऑफ व्यू से, बट कैश फ्लोज में यहाँ पे आई डोंट थिंक इतने डेप्थ में जाने की ज़रूरत है। उसकी वजह यह है कि कैपेक्स एज सच है नहीं, एंड वर्किंग कैपिटल जो है वो फाइनेंस हो रहा है थ्रू पेबल्स, तो मेरे ख्याल है कि प्रॉफिटेबिलिटी को कैश का एक मेजर्स यहाँ पे अज्यूम किया जाता है, किया जा सकता है, क्योंकि स्पेशली कैश बिजनेस है, आपको पता है इसके अंदर कोई रिसीवेबल्स ऐसे होते नहीं है, पैसे फंसते नहीं है, आपके कस्टमर एडवांस पेमेंट कर रहा होता है आपका। सो यहाँ पे करते हैं तो प्रेजेंट वैल्यू निकालते हैं, यहाँ पे नेट प्रॉफिट को आप बेसिकली कैश फ्लो अज्यूम कर सकते हैं, एंड नेट प्रॉफिट को फर्दर मैं ईपीएस पे लेके जा रहा हूँ, क्योंकि आसान हो जाएगा पर शेयर बेसिस पे। तो लेट्स डू एनपीवी एनालिसिस। एनपीवी के ऊपर हम रेट चाहिए, रेट इज बेसिकली कॉस्ट ऑफ इक्विटी, क्योंकि मैं स्टॉक की वैल्यू निकाल रहा हूँ यूजिंग नेट प्रॉफिट जो इक्विटी का शेयर होल्डर इक्विटी का जो एक रिप्रेजेंटेशन होती है। रेट यहाँ पे रेट मैंने इस पर पूरा आर्टिकल एक लिंक्डइन के ऊपर लिखा था कि आप किस तरह से कॉस्ट ऑफ इक्विटी निकाल सकते हैं। सो एक तरीका ये कि 10 ईयर पीआईबी ले लें जो 13.5 चल रहा है इस वक्त, टी बिल ले लें आप 12 महीने का जो तकरीबन शायद 17.5 पे आ चुका है,
बट कीप इन माइंड कि जो आप वैल्यूएशन कर रहे हैं वो अब जून 25 के ऊपर कर रहे हैं। तो जून 25 इसलिए क्योंकि एक होल्डिंग पीरियड हमें चाहिए ना, यहाँ से हम बोलेंगे अगर हम जून 25 या सितंबर 25 एक साल आगे तक मैं अगर इसको होल्ड करता हूँ तो मेरी किस तरह के रिटर्न्स बनेंगे बेसिकली। तो जून 25 तक अगर मैं अपना ऑब्जेक्टिव बनाऊँ तो उस टाइम मैं अज्यूम करता हूँ मेरे इंटरेस्ट रेट गिर के इजीली 15% पे तो आ चुके होंगे। 15% प्लस 10% रिस्क प्रीमियम में लेता हूँ। 10% रिस्क प्रीमियम, इसके पीछे कोई फॉर्मूला एज सच नहीं होता, बट रिस्क प्रीमियम इज द एडिशनल रिटर्न दैट यू रिक्वायर इन ऑर्डर टू टेक ऑन द रिस्क ऑफ इक्विटी। सो फॉर मी इट्स 10%, फॉर यू इट कुड बी समथिंग एल्स। सो इसको सोचें आपको क्या सूट करता है। सो मैं यहाँ पे 25% रेट लेता हूँ और उसके ऊपर मैं ये EPS वैल्यूज पे चला जाता हूँ। अच्छा, बियर इन माइंड के ये 25 में जब मैं इसकी वैल्यूएशन कर रहा हूँ तो मुझे 26 एंड ऑनवर्ड्स एक साल आगे से मुझे काम करना पड़ेगा। सो जो EPS की प्रेजेंट वैल्यू आ गई है ये 853 आ गई है। अच्छा, 2030 के बाद FY30 के बाद ऐसा तो नहीं होगा कि कंपनी की एग्जिस्टेंस खत्म हो जाएगी। अभी तो आप गोइंग कंसर्न अजम्पशन के ऊपर बैठे हुए ना, तो उसके बाद भी तो एग्जिस्ट करती है वैल्यू। तो वहां पे आप निकालते हैं टर्मिनल वैल्यू, जो उससे आगे की सारी एक साथ वैल्यू निकाल देती है। इसको निकालने के लिए आपके पास होता है गॉर्डन ग्रोथ फॉर्मूला, उसको यूज करते हैं, जिसमें आप टर्मिनल ईयर पे जाते हैं। टर्मिनल ईयर का आप जो भी कैश फ्लो मेजर होता है, जो कि हमारे केस में EPS है, उसको लेते हैं इनटू 1+G। G इज योर सस्टेनेबल ग्रोथ रेट। अब इस पे भी मैंने उसी आर्टिकल के अंदर लिखा हुआ भी है कि सस्टेनेबल ग्रोथ रेट लॉन्ग रन के अंदर कोई भी कंपनी जो है वो GDP ग्रोथ को आउट परफॉर्म नहीं कर सकती है। तो आप नॉमिनल GDP ग्रोथ ले सकते हैं। मैं 10% इन्फ्लेशन प्लस 2.5% रियल GDP ग्रोथ लेता हूँ तो 12.5% मेरा ग्रोथ रेट बन जाता है। एंड देन आप यहाँ पे फिर अगला कंपोनेंट करते हैं डिवाइड बाय R-G। R इज योर कॉस्ट ऑफ इक्विटी जो हम इस्टेब्लिश कर चुके हैं, 25% है मेरा, एंड -G अगेन 12.5% है मेरा। मैं इसको करता हूँ तो ये मेरी टर्मिनल वैल्यू आ गई जो कि तकरीबन 3300 है। बट दिस टर्मिनल वैल्यू इज ऑन FY30 का पीरियड। इसको मुझे पीछे लाना है, इसको मुझे डिस्काउंट करना है और मुझे 2025 पे लाना है, तो मैं इसको 5 साल डिस्काउंट करूंगा, इसकी प्रेजेंट वैल्यू निकालूंगा। तो मैं इसको यहाँ पे पूरे कोई ब्रैकेट में डालता हूँ और उसके बाद डिवाइड ये 1 होता है बेसिकली डिस्काउंट करते पे। R को मैं यहाँ पे कॉस्ट ऑफ इक्विटी 1+R इज 1.25 हो जाएगा, 25%। रेज टू द पावर नंबर ऑफ पीरियड जिस पे डिस्काउंट करना है, तो मैं 5 पीरियड कर रहा हूँ 2030 से 2025। ये आ गई मेरी प्रेजेंट वैल्यू जो कि 1081 हो गई। एंड देन इस पीरियड में जो मुझे डिविडेंड्स मिलेंगे जून 25 तक एक्चुअली मुझे सिर्फ एक ही डिविडेंड मिलेगा जो कि ये 24 रुपए है। अगला डिविडेंड जो 2025 वाला है उसके लिए फिर मुझे जून के बियॉन्ड होल्ड करना पड़ेगा, जो कि मैं अभी ध्यान में रख रहा हूँ कि शायद मैं नहीं रखूंगा, तो मैं सिर्फ वो एक डिविडेंड लूंगा यहाँ पे 24 रुपए वाला। ये मेरी वैल्यू आ गई तकरीबन 1950 रुपए। ये वाला डिविडेंड अगेन 64 मैंने नहीं लिया क्योंकि ये मेरे होल्डिंग पीरियड में नहीं आ रहा, तो टेक्निकली ये वाली EPS मेरे पूरे साल की अर्निंग इग्नोर हो रही है। यहाँ पे फॉरवर्ड अर्निंग की बात हो रही है। ऑल्दो इस अर्निंग्स की वजह से इस पीरियड में जरूर वोलेटिलिटी शेयर प्राइस के अंदर क्रिएट होगी, बट वैल्यूएशन पॉइंट ऑफ व्यू से ये रेलेवेंट हो जाता है। फिर सेकेंड मेथड इज टारगेट PE बेस्ड मेथड। अगेन ये उस आर्टिकल के अंदर मैंने मेंशन किया था हाउ टू कम अप विद द टारगेट PE 1 डिवाइडेड बाय R-G। R इज योर 25% माइनस 12.5%, तो ये मेरा हो जाता है 8x मेरा टारगेट PE बनता है, ये जो होना चाहिए। अब EPS बेस्ड वैल्यू, तो मैं EPS से मल्टीप्लाई करूँ, टेक्निकली 2025 पे अगर वैल्यूएशन कर रहा हूँ तो मैं 25 की या 26 की मुझे वैल्यू EPS लेनी चाहिए। बट द थिंग इज के मुझे जो आपको याद होगा हमारी अर्निंग गिर रही थी बिकॉज ऑफ एक्सपिरेशन ऑफ कंसेशनरी ड्यूटीज, वो ये गिर रही है, तो मुझे इसको भी अकाउंट फॉर करना है। तो मैं पहले इससे मल्टीप्लाई करता हूँ 2025 से, जब अर्निंग गिरने के बाद जो हो जाएंगी, तो मेरी वैल्यू ये बनती है। बट अगेन इसमें भी जिस चीज़ का मुझे माइंडफुल होना पड़ेगा वो ये कि ये 2027 है, मुझे 2025 तक लाना है, तो अगेन आई हैव टू डिस्काउंट इट फॉर 2 years 1.25 रेज़ टू द पावर 2। तो मेरी इसकी EPS बेस्ड वैल्यू बनती है 1450 और इसके अंदर मैं एक डिविडेंड ऐड कर देता हूँ जो यहाँ पे बनता है वो मेरा वही 24 रुपये एक डिविडेंड मुझे मिलेगा, ये वो हो जाता है। टोटल मेरा बन जाता है ये इस फॉर्मूले से कोई 1476 रुपये 1476 बनता है। अब दोनों में वेरिएंस बहुत है, एक तरीके अब आपकी मर्जी, आप PE बेस्ड वैल्यूएशन पे ज़्यादा वो रखते हैं तो आप ये वैल्यूएशन ले सकते हैं, आप कैश फ्लो पे जाना चाहते हैं तो ये वैल्यूएशन देख सकते हैं। अगेन एक तरीका ये आप एवरेज ले लें दोनों का कि जी बीच में मुझे पता चल जाए, दोनों को मैं काउंट फॉर कर लेता हूँ, दैट्स अनदर वे ऑफ डूइंग इट। एंड अगेन अब आपका पूरा मॉडल कंप्लीट हो गया, एवरीथिंग इज कंप्लीट, ऑल यू नीड टू डू इज नाउ डन दैट सिनेरियो एनालिसिस। अब आपने अजम्पशन चेंज करना है और वैल्यूएशन चेक करनी है। फॉर एग्जांपल भाई मैं 5000 अगर कर देता हूँ ये वाली हवल की सेल्स, तो मेरी वैल्यूएशन जो है ना वो ये वाली 862 हो जाती है और ये 1100 हो जाती है, एवरेज मेरा कोई आधार जैसा निकल आता है। एंड अगेन 7500 कर देता हूँ मैं अगर, तो ये नंबर्स मेरे हो जाते हैं
1350 एवरेज हो जाता है। एंड बट इसमें मैंने ओरा ज्यूम किया हुआ है, वो सेंसिटिविटी आपके हाथ में ही है। 10,000 करके मैं इसको 0 कर देता हूँ, दैट्स अनदर वे ऑफ डूइंग इट। तो ये 1326 हो जाता है आपका एवरेज। सो यू डिसाइड कि जी इसमें अगेन डू योर होमवर्क, डू योर फंडामेंटल एनालिसिस, सारी चीज़ों को आप डेप्थ में देखें, समझें, खुद से नंबर्स क्रंच करें, समझें किस तरीके से होता है, सेंसिटिविटी एनालिसिस करें, आप इसके अंदर एक एक वेरिएबल चेंज करके देखें, तो आपको इससे ये भी समझ में आएगा कि किस चीज़ से ज़्यादा सेंसिटिव है आपका मॉडल या आपकी कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी। एक अच्छा मॉडल वो होता है कि जो कि कंपनी की एसेंस या मॉडल को सही तरीके से कैप्चर करे। वो यहाँ पे हमने काफ़ी हद तक कर लिया है। सो यहाँ पे हमारा ये चैप्टर ख़त्म होता है। आई होप यू लर्न फ्रॉम दिस वीडियो। जाते जाते मैं आप लोगों से ये बात करना चाहूँगा कि आप इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, आप इस वीडियो को शेयर ज़रूर करें अपने दोस्तों के साथ, फ्रेंड्स एंड फैमिली नेटवर्क के अंदर, बिकॉज वी बिलीव इन फाइनेंशियल एम्पावरमेंट। जैसे हमने शुरू में भी बात करी थी, वी डोंट वांट टू टेल यू कि जी आप बाय करें या सेल करें, वी वांट टू एजुकेट यू, वी वांट टू बेसिकली टेल यू कि कैसे करना है काम। यू टेक योर डिसीजन, यू टेक योर कॉल्स, बेसिकली यू डू योर होमवर्क। आप अपने सर्कमस्टेंसेस समझते हैं, आप अपने रिस्क लेवल समझते हैं, आप अपने रिक्वायर्ड रिटर्न समझते हैं। सो यू मेक योर डिसीजंस अकॉर्डिंग टू योर पर्सनैलिटी, योर सर्कमस्टेंसेस। इसी के साथ थैंक यू वेरी मच फॉर गोइंग थ्रू दिस वेरी लॉन्ग वीडियो। इंशाल्लाह सी यू सून विद मोर कंटेंट। अल्लाह हाफिज।